उपन्यास में भी जो विभिन्न पक्ष उसके हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं, खासकर जो आपका शहरी क्षेत्र वाला है मालती मेहता का, तो वो चीजें, वो पोर्शन थोड़ा बचा हुआ है। इसके अलावा आपने देखा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, तो जैसे कि आज तो मेला आंचल ये करना ही है, ये तो अभी उपन्यास करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आपका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य जो प्रश्न पत्र 1 और 2, वो आपके साथ में उस जर्नी को लेकर कैसे चल रही हो। अभी तो फिलहाल हम लोग इस सेक्शन से कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी सेक्शन आपका हो गया जो प्रश्न पत्र 1 है। प्रश्न पत्र 1 है जिसमें आपका सबसे पहले खंड का आता है, और खंड का में आपका आ जाता है कि सेक्शन ए में खंड का में आपने देखा कि यहाँ पे आपका आ जाता है सेक्शन ए खंड का में हिंदी भाषा और नागरी लिपि। तो अभी तो ये नागरी लिपि का इतिहास नहीं करे, ये पूरा पोर्शन आपका भाषा साहित्य, तो इसको मैंने छोड़ दिया है। अब सेक्शन बी जो था आपका, तो बी में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास उस तरीके से नहीं, बल्कि यहाँ पे आप जो कथा साहित्य वाले में जिसमें उपन्यास और कहानी आता है, इसको मैंने इस वाले प्रश्न पत्र से जोड़कर शुरू किया है। ये सेकंड पेपर है, और सेकंड पेपर में भी आपने देखा कि सेकंड पेपर में भी हम खंड का भी नहीं करा रहे हैं, बल्कि खंड खा करा रहे हैं। खंड का में क्या करा रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको सारी कहानियां करवाई हैं। कहानी में आपने देखा कि जो आपके सिलेबस में है कहानी, आपने कहानी में क्यों कौन कौन सी कहानियां थी, तो आपने देखा एक दुनिया समानांतर की सारी कहानियां होगी, और प्रेम मंजूषा में जो 16 कहानियां थी वो मैंने करा दी। तो आपका प्रेम वो एक प्रेम मंजूषा में जितनी कहानी थी वो हो गया, और एक दुनिया समानांतर की कहानी हो गई। इस कहानी के अलावा आपके में जो उपन्यास था सिलेबस में, उस उपन्यास में कौन कौन सा है, एक दिव्या उपन्यास है। दिव्या उपन्यास के साथ साथ अगर आप देखें तो दिव्या उपन्यास हो गया, गोदान उपन्यास है ही, महाभोज भी करा दिया। हालांकि अभी समझाया नहीं है, सिर्फ करवाया है, इन सब का भी वीडियो इन सब का बनाना है, जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो महाभोज उपन्यास करा दिया अपनी तरफ से, गोदान भी करा दिया, दिव्या उपन्यास भी करा दिया। ये उपन्यास आप अच्छे से सुन लीजिए। और ये जो चौथा उपन्यास आज जो है आपके बीच लेकर हाजिर हो, वो उपन्यास है बहुत ही, आप कह सकते हैं कि आंचलिक उपन्यास में प्रतिष्ठा पर, आप कह सकते हैं कि यहीं से आंचलिक उपन्यास का एक दौर जो शुरू हुआ, जिससे पहले आप कह सकते हैं कि इस प्रकार का प्रयोग हुआ तो जरूर था, पर उतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं किया। तो ये तो बहुत ही अवेटेड आपके लिए है जो उपन्यास का ये सेशन है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग कौन सा करेंगे, मैला आंचल। कुल मिला के आपके सिलेबस में 4 उपन्यास भी हो गया, और कहानियां ये सभी हो गए, और इनके अलावा आपको फिर निबंध पढ़ना होगा। उसमें निबंध के अलावा भी जो आपके सिलेबस में है, चिंतामणि का निबंध निलय रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग करके है, तो ये कुछ आपके सिलेबस है। तो फिलहाल हम लोग इस तरीके से जर्नी को आगे लेके चल रहे हैं। और रही बात नाटक की, तो नाटक में भी आपने देखा कि आपका स्कंदगुप्त नाटक था, तो स्कंदगुप्त नाटक अपनी तरफ से करा दिया। आषाढ़ का एक दिन, वो नाटक भी अपनी तरफ से करा दिया है। और इसके अलावा एक बचता है आपका वही भारत दुर्दशा नाटक, तो भारत दुर्दशा नाटक को करवाना था। तो कुल मिला के आपका नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, ये सारे आपके सिलेबस में खंड खा सेकंड पेपर में आपके, मतलब सेकंड पेपर के खंड खा में है। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा कि ये ओवरऑल आपका क्या है, सिलेबस है। और सिलेबस में आपको देखना ये है कि अभी तो नहीं, अभी बाद में ये मैला आंचल से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, इन सारे को हम दिखाएंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा पहले आपको ऐसे ही दिखा देते हैं, जिससे ये आपको आइडिया हो कि हाँ बिल्कुल आपको दिव्या उपन्यास की तरह यहाँ भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार प्रश्न आते हैं, और प्रश्न में किन चीजों को ध्यान में रख के हमको इसको समझना है। एक चीज आप देख रहे हैं कि जैसे ज्यादातर क्वेश्चन में कि राजनीतिक चेतना पर प्रकाश डालिए, है ना, आंचलिक उपन्यास है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में बातों को स्पष्ट करिए। अभिव्यक्त स्त्री पुरुष के संबंध एक नवीन मुक्ति के पक्ष में है। तमाम आपको इसमें ऐसे किरदार देखने को मिलेंगे कि नायक तो की दृष्टि से देखे तो कोई ऐसा नहीं है कि नायक बन के आता है जैसे और उपन्यास में आते हैं, परंतु इसमें आप देखेंगे करीबन 250 से ऊपर ऐसे कैंडिडेट आते हैं, इसमें इतने मेंबर होते हैं, तो वो सब मिला के एक ऐसा ताना बाना बुन देते हैं, जिसमें ये तो कहता है कि जो आपका उपन्यास है ये कहता है कि ये तो मैला आंचल है, इसमें कोई नायक इस प्रकार नहीं है, क्योंकि ये अंचल ही अपने आप में नायकत्व की भूमिका है। क्योंकि संपूर्ण अंचल के बारे में ही जो जब आप पढ़ रहे होते हो, तो नायक की प्रधानता से ज्यादा आपकी अंचल की प्रधानता होती, उस क्षेत्र विशेष की प्रधानता होती, इसलिए हम कभी इस उपन्यास में किसी को नायक की भूमिका नहीं देते। जबकि वही गोदान उपन्यास में हम लोग देते थे, तो गोदान में एक होरी हीरो की तरह निकल के आता है। होरी आप कह सकते हैं कि गोदान उपन्यास आया क्या, होरी का नाम ही एक तरीके से हिंदी साहित्य जगत में एक हीरो जैसे हम मानते हैं किसी को,
होरी उस किरदार में होता है। तो उसमें आप देखते हैं कि गोदान में होरी को इस प्रतीकात्मक या इस नायकत्व की भूमिका में लाके कर दिया जाता है, पर मैला आंचल में ये सब नहीं है। बहुत ही डिफरेंस क्रिएट करता है उस उपन्यास से। कई जगह पे सिमिलरिटी भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन हर एक उपन्यास के अपने खुद के धरातल अलग होते हैं, उसकी क्षितिज अलग होते हैं, उसके वैचारिक मंथन अलग होते हैं, तो उस प्रकार हमें देखना है। तो हम इस पे जरूर आएंगे, इस पार्ट पे अभी आएंगे। मैंने बस ये दिखा दिया कि आपको प्रीवियस ईयर के यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन को भी कर दिया है। अब इस उपन्यास के बारे में सबसे पहले, अभी उपन्यास के बारे में शुरुआत से ही पहले देखते हैं कि मैला आंचल उपन्यास है क्या, क्यों लिखा गया, उपन्यास में ऐसी क्या खासियत है, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये बात करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं अभी आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, और मैंने यहाँ पे भी पृष्ठ पे पहले ही लगा दिया है आपको कि ये लोकेशन आपको क्लियर हो जाए। एक लोकेशन आपको दिख रहा है, और मैंने इसको पूर्णिया को, ये देखिए पूर्णिया है, और यहाँ पे मैंने मेरीगंज को डिनोट कर दिया है। इससे आपको लगेगा कि मैंने पूर्णिया को, जहाँ की ये कथा मेरीगंज को, जो कि एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही अति पिछड़ा अंचल है वहां का, उस मेरीगंज को पूर्णिया में कहाँ पे है उस चीज को मैंने दर्शा दिया है। और आप जब इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो उपन्यास की प्रथम जो संस्करण है, और संस्करण की भूमिका में भी आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। भूमिका में ये देखने को मिलेगी कि प्रथम संस्करण अगर इस चीज का देखें तो भूमिका में ये साफ साफ कहता है कि जो ये उपन्यास है आपका, ये जो प्रथम संस्करण ही क्या कहता है कि प्रथम संस्करण की भूमिका ही ये बात कहता है कि जो ये आप उपन्यास पढ़ने जा रहे हो ना, ये मैला आंचल, ये मैला आंचल जो है एक आंचलिक उपन्यास कथानक है। कहाँ का है? पूर्णिया का है। पूर्णिया क्या है? बिहार राज्य का एक ऐसा जिला है, इसके एक ओर नेपाल है, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल है। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। तो इसने क्या कह दिया है, एक मैला आंचल जो आप उपन्यास पढ़ने जा रहे हो, जब कोई भी चीज पढ़ने जाते हैं तो हमारे मन में ना पहले से ये होता है कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कौतूहल बस होता है। तो जब हम मैला आंचल पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि क्या हम कुछ गेस कर सकते हैं कि मैला आंचल क्यों नाम रखा गया। अभी तक जैसे आपने ज्यादातर उपन्यास को, नाटक को पढ़ा तो किरदारों के नाम पे, आपने दिव्या को पढ़ लिया, दिव्या उपन्यास को आपने पढ़ लिया, या आपने स्कंद गुप्त को मान लीजिए पढ़ लिया, तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग गया कि हाँ स्कंद गुप्त नायकत्व की भूमिका में है, दिव्या दिव्या नायकत्व की भूमिका में, गोदान में आपको होरी का नाम अक्सर सुनने को मिलता है। मैला आंचल आपको लगता है कि मैला आंचल ऐसा क्या उपन्यास में है, तो या तो किसी के नाम को रखते हैं, नाम के आधार पे रख देते हैं, कोई बहुत विख्यात व्यक्ति हो उस तरीके से रख देते हैं। तो नाम अपने आप में पूरे उपन्यास को बयां करने का काम करता है, इसलिए बहुत सोच समझ के नाम रखना होता है। और आप देखेंगे कि मैला आंचल का जो नामकरण हुआ है ना, वो अपने आप में एक अद्भुत है नामकरण। वो लास्ट तक आपको दिखाता है कि ये मैला आंचल जिस अंचल की बात कर रहा है उसमें मैलेपन की ज्यादा सुगंध आती है आपको कि सौंदर्यमयी दृष्टि ज्यादा दिखती है। दोनों का आपको ऐसे कि हमें किन और लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, जो पाठकगण, जो पाठक समूह है, उसको किस तरफ ध्यान आकर्षित करना है। तो फिलहाल अगर हम इसको पढ़े तो इसमें पहले ही बताया कि ये एक मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। पहली चीज, ये कथानक है, पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। तो अभी आपको मैप में मैंने दिखाया कि पूर्णिया बिहार, पूर्णिया पहले तो आपको देखिए जैसे ये बिहार हो गया, बिहार में भी आप देख रहे हैं कि पूर्णिया हो गया, पूर्णिया में भी देख रहे हैं कि ये कुछ हो गया आपका वहां पे एक राज्य का, यानी बिहार पहले आपको देखना था कि बिहार है, बिहार के बाद देखना था बिहार राज्य का एक जिला, क्या है नाम है उसका, पूर्णिया। और उस पूर्णिया राज्य के एक जिले, इसके एक ओर है नेपाल। तो आप बिहार का मैप ऊपर देखोगे तो नेपाल, नेपाल, और दूसरी ओर इसके क्या है, पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान इधर वाला जो बांग्लादेश, पाकिस्तान हो गया, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल, और विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना की बात करते हैं, यानी इसी के बात में कि अगर यहाँ लोकेशन कुछ ट्रेस करे तो वो जो लोकेशन होता है वो कह रहा है कि जब हम दक्षिण में देखते हैं तो संथाल परगना, संथालों के बारे में आपने पढ़ा एक तरीके से, इस तरीके से जनजाति है अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये संथाल परगना, और पश्चिम में ये कह रहे हैं कि मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं।
आप नेपाल और बिहार के बॉर्डर में आप एक देखते हैं कि हमने नेपाल के साथ अपने संबंध इस प्रकार स्थापित किए, हमारे वैदेशिक संबंध इस प्रकार स्थापित है कि रोटी बेटी का संबंध है, और बॉर्डर पे भी आपको वीजा वगैरह की उस तरीके से नहीं होती, तो बहुत ही आप घनिष्ठता वाला संबंध है। तो कुल मिला के ये है कि आप ऊपर से देखिए तो आपका नेपाल है, यहाँ बिहार का बॉर्डर है, वहां पे एक पूर्णिया जिला है। पूर्णिया जिले में भी आप जिसके अंचल के बारे में पढ़ने जा रहे हो वो अति पिछड़ा अंचल है। तो पूरा लोकेशन आपके दिमाग में बिल्कुल एक बार क्लिक कर रहा होगा। आपको मैप के थ्रू थोड़ा सा दिखा देते हैं, आपके दिमाग में एक बार क्लिक कर रहा होगा कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब पढ़ने जा रहे हैं तो ये चीज जरूरी ना कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये तो क्लियर हो। देखिए आगे कि किसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मैप, आई थिंक मैंने मैप तो लगा दिया है इसमें, क्योंकि ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। और एक तो ये काफी जो गांव है, अगर गांव में भी आप देखेंगे, यहाँ पे मैप के थ्रू आप देख सकते हैं इस चीज को। मान लीजिए इसमें मैं मैप को खींच कर एक बार थोड़ा सा वो करती हूँ। ये मान लीजिए आपका, ये मान लीजिए आपका, आई थिंक ये मान लीजिए का आपका भारत हो गया। अब ये देखिए आपका नेपाल हो गया, और नेपाल ये आपका यूपी हो गया, ये यूपी हो गया, और ये आप बिहार, बिहार को ले रहे हो। तो बिहार के इस साइड आप किसको देख रहे हो, कौन लग रहा है पूरा, ये देखिए बांग्लादेश लग रहा है, ये बांग्लादेश लग रहा है। तो इसने बांग्लादेश के बारे में बोला, यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल दिख गया, तो बांग्लादेश भी दिख गया, पश्चिम बंगाल भी दिख गया, और इसी बिहार के नीचे वाले में आपने कहा कि संथाल परगना की भी बात कर लिया कि वो क्या है, संथाल परगना से लगा हुआ है। तो मैला आंचल क्या है, मैला आंचल की पहले लोकेशन आपने देख ली कि ये जो पूर्णिया, अब ये अगर हम इसमें भी बात करें कि ये तो पूरा लोकेशन में ये चीजें दिखा रहा है, इसके अलावा इसके बारे में भी बात करें तो उसमें ये है कि यहाँ भी बिहार में भी आप देख रहे हो, तो बिहार में कौन सी स्थिति बन रही है, यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी आपको देखना है कि पूर्णिया, हमने बात किसकी करनी है, पूर्णिया, पूर्णिया के अंदर क्या है, एक मेरीगंज गांव है। मेरीगंज गांव की भी अपनी कहानी, उसका नाम वगैरह कैसे पड़ा उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ ये पहले बताया गया है कि मैला आंचल क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है, प्रतिनिधि उपन्यास है। जैसे हम कभी भी पार्लियामेंट में आप देखते हैं कि प्रतिनिधि के तौर पे भेजते हैं कि हमारे एक गांव के प्रतिनिधि के तौर पे ये मुखिया सांसद बन के जा रहे हैं, ऐसे ही मैला आंचल भी एक ऐसा उपन्यास लिखा गया कि जितनी भी आप समस्याएं देखते हैं कि गांव में, घरों में जितने भी प्रकार की आपको समस्या दिखती है, उस समस्याओं का ये प्रतिनिधि उपन्यास है। यानी ये उपन्यास पढ़ते ही आपको ऐसे तमाम जो कहानियां हैं ग्राम आंचल की, जो भी है वो सारे की प्रतिनिधि के रूप में, कि ये सभी उन पिछड़े, अति पिछड़े जिलों की दशा को, उन गांवों की बदहाली को दिखा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये सिर्फ सिमटा हुआ नहीं उपन्यास है, ये अपने आप में बहुत बृहद है उपन्यास। ये हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है, और हमने लोकेशन बताया नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि बनाकर रेणु ने इसमें वहां के जीवन का, जिससे वहां स्वयं ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हो, अत्यंत जीवन और मुखर चित्रण किया है। 1954 में आपने देखा, 1936 में आपका गोदान आया होता है, बहुत ही क्रांति मचाई होती है। ये 54 में आता है, प्रकाशित होता है। उपन्यास की कथा वस्तु वही बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की ग्रामीण जिंदगी से संबंधित होता है। और ये जो उपन्यास है, इसमें अगर आप बताइए कि 1954 का समय क्या है जब ये प्रकाशित हो रहा है उपन्यास, तो कथा वस्तु क्या बता रहा है, कथा वस्तु को कवर करना तो ठीक है कि हमारे क्या उम्मीदें थी और उम्मीद के बाद हम आजाद हुए तो क्या हमें मिला, लेकिन इसने कहा कि ये ग्रामीण जिंदगी से संबंधित, ये स्वतंत्र होते और उसके तुरंत बाद की जो भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिदृश्य है ग्रामीण संस्करण में, उसको मैंने इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत किया। रेणु के अनुसार इसमें फूल भी है, ये बहुत बड़ी चीज लिखा है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, कीचड़ भी है, इसमें गरीबी है, रोग है, भुखमरी है, जहालत है, धर्म की आड़ में हो रहे व्यभिचार है, शोषण है, बाह्य आडंबर है, अंधविश्वास है। यानी आपको उपन्यास पढ़ने से पहले इतनी चीजें आपको साफ साफ बता दिया गया कि आप जब ये उपन्यास पढ़ रहे हो तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी कि इतना चीजें आपको इसमें मिलने वाला है। इस उपन्यास को पढ़ते वक्त आपको ध्यान में रखना है, आप एक बार उसको फिर से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया, कि जब आप ये उपन्यास पढ़ोगे तो आपको उपन्यास में ऐसी तमाम चीजें पढ़ने को मिलेंगी। आप इस उम्मीद से इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें उस उपन्यास से मिलने वाली है।
एक गांव के बारे में अगर आपको नहीं पता कि आजादी के बाद एक ग्रामीण अंचल की स्थिति क्या है, सुदूर एक बिहार में अगर आप देखो कि एक पूर्णिया है, पूर्णिया में सुदूर मेरीगंज जैसी जगहों की क्या कंडीशन है, तो कम से कम इसको पढ़ के आपको कंडीशन मालूम हो सकता है। और ऐसा भी नहीं कि दिल्ली से बहुत दूर वो स्थिति है, बिल्कुल वो ओझल हो जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि पूर्वोत्तर का कोई इलाका है जो अति पिछड़ा है, जिसमें किसी की निगाह नहीं जा रही है, और हमारी उम्मीदें कितनी थी, तो ये उसका है। और आप थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखो कि अगर इन्होंने लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी, तो ऐसा नहीं है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की ने कल्पना ऐसे ही कर दिया है। बकायदा उनके बारे में अगर बताएं तो फणीश्वर नाथ रेणु खुद के उस समय के अगर देखें तो आंदोलन वगैरह में सक्रिय रहे हैं। इनके बारे में कहा जाए तो ये उस समय के आंदोलनों में बकायदा सक्रिय भूमिका में रहे हैं, इसलिए इन्हें इन चीजों का बहुत अच्छे से ज्ञान है। जो यथार्थ है उन यथार्थों को किस प्रकार प्रस्तुत करना, ये कोरी कल्पना नहीं है, कोरी कल्पना नहीं बल्कि यथार्थ है, जीवन का यथार्थ दिखाया गया है। तो आप इसमें ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब हम पूरे उपन्यास को पढ़ेंगे, हमारा ये होता था मकसद कि पहले हम उपन्यास खत्म कर देते, लेकिन अब की बार मुझे ये लगा कि जब तक मैं इसको आपको समझा नहीं दूंगी तब तक आप उपन्यास को पढ़ेंगे और बहुत बिखरे होंगे, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा सदस्य, पात्र की बात करें तो बहुत ढेर सारे पात्र हैं, 250 से ज्यादा पात्र हैं। तो ये बहुत बिखराव वाला कहानी है। कहानी आपको लगेगा कि कोई भी कहानी यहाँ से शुरू हुई, उसका यहाँ पे लग रहा तो कोई कोई और अलग जगह लग रहा है, इतना बिखरा हुआ आपको लगता है। लेकिन जब बिखरे होने को भी आप समझते हैं तो सारे समेट के एक जगह आ जाते हैं कि जब प्रशांत जैसे डॉक्टर जब उस मेरीगंज गांव में खोज के लिए आता है तो उसे पता चल जाता है इस ग्रामीण अंचल की समस्या क्या है, भुखमरी और जहालत जैसी समस्या है, उससे निजात दिलाना है। तो इसमें आप देखिएगा, आपको ये सारी समस्याएं, गरीबी है, भुखमरी है, जहालत है, धर्म की आड़ में हो रहे व्यभिचार है, शोषण है, बाल डंबर है, अंधविश्वास है, इन सभी का चित्रण देखने को मिलेगा। शिल्प की दृष्टि से, क्योंकि दो ही पक्ष होते हैं आपके लेखन में, एक संवेदना होता है और संवेदना के अलग अगर देखें तो एक शिल्प होता है। आप इन्हीं दो रूपों में कोई चीज लिखते हैं जब भी आंसर राइटिंग करनी होती है। तो मान लीजिए अगर इसी के किसी कोट को उठा के दे दिया या आपको व्याख्या करने के लिए दे दिया गया, तो व्याख्या में भी जब सौंदर्य शिल्प लिखते हैं आप तो दो ही पक्ष उसके होते हैं कि आपने उसके भाव पक्ष को लिखना है, शिल्प पक्ष को लिखना है। तो संवेदना के सारे बिंदु को उकेरने के बाद जब शिल्प पक्ष में आते हैं तो आपको बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं कि शिल्प के तत्व आपको वहां पे नहीं दिखेंगे। शिल्प के तत्व की दृष्टि तो आपको लगेगा ये तो फिल्मांकन किया गया है, फिल्म एक के बाद एक घटनाएं चल रही हैं, गांव में कितना कौतूहल है, मतलब आपको अंदर से जिज्ञासा होगी इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, किस पात्र ने क्या किया, कौन सी कड़ी कहाँ से लिंक है, जैसे आप एक मूवी देख रहे हो। और फिल्म की तरह ये घटनाएं चलती, एक के बाद एक घटकर विलीन हो जाती है और दूसरी प्रारंभ हो जाती है। इसमें घटना प्रधानता है किंतु कोई केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है, कोई केंद्रीय। आप जब गोदान पढ़ते हो तो गोदान पढ़ते वक्त आपको लगता होगा एक आप शहरी कथा पढ़ रहे हो, एक ग्रामीण कथा पढ़ रहे हो, एक आप मालती मेहता के बारे में पढ़ रहे हो, एक को आप होरी धनिया के बारे में पढ़ रहे हो। तो केंद्रीय चरित्र के बारे में भी आप उकारते हो कि हाँ ये केंद्रीय चरित्र की भूमिका में, पर यहाँ नहीं। यहाँ पे तो ये अंचल ही, ये मेरी गंज ही सब कुछ है, इस मेरी गंज को ही ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अंचल सिर्फ यहाँ का नहीं, ये भारत के अलग अलग गांव में जो स्थितियां हैं ये सारे का प्रतिनिधि है। तो ये प्रतिनिधि हुआ ना, तो नायक तो यही हुआ, ये अंचल हुआ, अंचल नायक हुआ, ये इसकी बात भी बता रहा है, इसकी बात भी बता रहा है, आपको इसकी बात भी बता रहा है, इसकी बात भी इसकी, तो ये हुआ राष्ट्रीय प्रतिनिधि। प्रतिनिधि औपन्यासिक काव्य, एक तरीके से प्रतिनिधि उपन्यास काव्य के रूप में। इसमें नाटकीयता एक किस्सा गोई शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तन का श्रेय भी इसे प्राप्त है। तो ये बहुत कुछ आपने इसके बारे में देखा, तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा ये आइडिया तो एटलीस्ट लग पाएगा कि जो आप ये उपन्यास पढ़ोगे, उपन्यास में आपको किन किन चीजों को मिलेगा देखने को। चलिए इसके बाद हम ऊपर आते हैं, ये तो फिलहाल अभी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने लोकेशन आपको थोड़ा सा ये ट्रेस करके दिखा दिया है कि आपको ये लोकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहाँ के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और यहाँ से आप जैसे ये मतलब मैप ऐसा खींच सकते हो आप, मान लीजिए बिहार का मैप हो गया आपका, तो एक तरीके से आप खींच सकते हो और आपको ये दिमाग में हो कि हाँ ऐसा गांव है और गांव में आप देखो कि स्थिति कैसी है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए बिल्कुल दिमाग में कि किसके बारे में, किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। पूर्णिया के बारे में वो डिस्ट्रिक्ट है और वहीं का मेरीगंज गाँव है, और ये पूर्णिया है कहाँ, बिहार में है। और उसका लोकेशन भी हमने बता दिया कि आपको एक तरफ नेपाल लग रहा है और यहाँ पे संथाल परगना जैसी स्थितियां हैं,
साइड में आपके बांग्लादेश है ना, तत्कालीन पाकिस्तान के रूप में था पूर्वी वो, और इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल भी लग रहा है। तो ये ओवरऑल आपको एक मैप जो है आपके दिमाग में अच्छे से होपफुली अब बैठ गया होगा। अब देखिए हम इसके बारे में सबसे पहले इसके उसके आते हैं कि कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उसका संस्करण का पहला पार्ट ही पढ़ लेना चाहिए कि आखिर जो उपन्यास लिखने वाला है वो क्या बताता है। उपन्यास जब आप लिख रहे हो तो उसके बारे में वो आपको क्या बताता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसके पहले भी देखा ये चीज, ये प्रथम संस्करण। प्रथम संस्करण में आपने देखा कि साफ साफ जो लेखक था उसने ये जिक्र कर दिया कि ये मैलांचल एक आंचलिक उपन्यास से कथानक है। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके और नेपाल दूसरी ओर पाकिस्तान पश्चिम बंगाल विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। अब इसमें सबसे खास जो आपको पढ़ना था वो ये पढ़ना था, क्योंकि ये आपको बताएगा कि असल में इस उपन्यास में और क्या चीजें हैं जिसको आप वाकई में पढ़ रहे हो। इसमें कहा गया कि इसमें फूल भी है। इस उपन्यास में आपको बताया गया कि इसमें फूल भी है, और फूल के साथ सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है। मतलब इसने आपको क्या क्या बताया कि इसमें अगर देखा जाए तो फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। अब बताइए एक चीज में आपको सब मिल रहा है। फूल मतलब आप समझ रहे हैं सुंदरता का प्रतीक, शूल एक दर्द देने वाला है, यानी आपको एक तरफ सुख मिल रहा है एक तरफ दुख भी मिल रहा है। धूल भी है, गुलाब भी वही है। मतलब आप देखिए विरोधाभास की स्थिति कि जहां पे धूल धूल से लोग बचे वहीं पे गुलाब भी है जिसके पीछे लोग भागे। कीचड़ भी है, चंदन भी है। चंदन की कीमत आप देखिए, कीचड़ की कीमत देखिए, बहुत ही आपको कंट्राडिक्टरी चीजें मिलेंगी। सुंदरता भी है यहाँ पे, कुरूपता भी है। और मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, ये सबसे बड़ी बात है कि घोषणा कर दिया फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, मैंने किसी को नजरअंदाज नहीं किया इसमें से। मैंने सुंदरता भी देखी है, मैंने सुख भी देखे, दुख भी देखे। ये था कि उस अंचल में सबसे ज्यादा क्या आया उसको मैंने मैला आंचल के नाम से वैसे ही उद्घोषित कर दिया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा इस उपन्यास में आपको हंसी के पल, दुख के पल, समस्याएं अनगिनत मिलेंगी। उन समस्याओं में आपको थोड़े थोड़े खिले, थोड़े से हंसी के भी वो मिलेंगी। मतलब एक जीवन जैसा होता है यथार्थ रूप में, ना बहुत ज्यादा कड़वा ना वो मिला जुला स्वरूप होता, वो आपको मिला जुला स्वरूप देखने को मिलेगा। कुरूपता हावी है, इसलिए आपको इस अंचल की अनगिनत समस्याएं देखने को मिलेगी। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आकर खड़ा हूँ। पता नहीं अच्छा किया है बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में मैं कमी महसूस नहीं करता। यानी उन्होंने घोषित कर दिया कि मैं अपनी निष्ठा में कमी नहीं। तो लेखक ने साफ साफ जो भी पढ़ रहे हैं हम पाठक गणों को ये बता दिया कि ये भूल कर भी नहीं सोचना कि उस समय जो भी घटनाएं घटी थी उसमें मैंने कुछ चोरी छिपा किया है, मैंने कुछ छिपाया है कि तुम्हें ना बताऊं। मैंने अपनी तरीके से भरसक प्रयास किया है। तुम मेरी जो निष्ठा उस पर संदेह नहीं कर सकते। आराम से पढ़ो। और एक चीज मैं बताऊं कि साहित्य क्या है, अगर जिस जीवन को आप अतीत को नहीं समझ पाए, नहीं पढ़ पाए, तो जब एक साहित्य पढ़ते हैं ना तो उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी परिस्थितियां आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होती, अगर उसमें छिपाया नहीं गया। गोदान आपने पढ़ा होगा, गोदान से आपको तत्कालीन समस्याएं देखने को मिली। 1936 में जब वो लिखा गया होगा तो उस समय आपने देखा कि कौन सी स्थितियां थी आपने कि ब्रिटिशर्स चले गए हों। अभी तो नहीं गया, 1947 हमारा देश आजाद होता, लेकिन आजादी के हम करीब है। फिर भी आपने देखा कि कौन से लोग पीड़ित हैं तो उत्पीड़ित हैं, शहरी क्षेत्र वाले कैसे हैं तो कैसे, मतलब तमाम आपको चीजें लगी हुई कि मैं जैसे 1936 में जी रहा हूँ और ऐसे तमाम समस्याएं हैं। ऐसे ही आप एक वक्त के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 1954 में जाएंगे जब आपको आजादी मिली और अनगिनत आपकी अपेक्षाएं हों, और दिल्ली से आप बहुत दूर भी नहीं हो, राजनीति के केंद्र में भी, लेकिन एक छोटा सा गांव इतना पिछड़ा, इतनी समस्याएं, गरीबी, भुखमरी, जहालत, सब कुछ है वहां पे। सोचने वाली बात है। इसीलिए थोड़ा सा कहा जाता है साहित्य। साहित्य यानी कुछ हो या ना हो सभी का हित करने वाला तो है, हित के बारे में सोचने तो वाला है। वरना इतने ग्रामीण अंचल के बारे में कौन उठा के लाता। और मुझे तो लगता है उस मेरीगंज के नाम का जिन्होंने एक तरीके से लेखक ने वर्णन किया, आज सबका दृश्य एक बार जाएगा तो मेरीगंज की तरफ तो उठेगा जाके। बेलारी और सिमरी की बात की गई तो एक बार बेलारी और सिमरी के बारे में कल्पना तो होगी कि ऐसी स्थितियां थी।
फिलहाल अब अभी तो हमने उपन्यास के बारे में देख लिया। अब उपन्यास के बारे के बाद फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में देखते हैं। 4 मार्च 1921 को जन्मस्थान कहाँ हुआ? और राही हिंगना नामक गांव, जिला पूर्णिया, बिहार में। हिंदी कथा साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाकार, दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत। हिंदी कथा साहित्य में बताया गया कि महत्वपूर्ण रचनाकार, दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत। हिंदी कथा साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण मतलब संघर्षरत। राजनीति में मैंने कहा कि बिना अनुभव के तो लिखा नहीं जाता, पहली बात, क्योंकि जो अनुभव होगा वही आपका आता है आपके समक्ष, आप कुछ भी छिपा नहीं सकते उसमें। आप जिस प्रकार आपकी सोच होगी उसका उद्घाटन आपको दिखेगा। आप थोड़े सोशलिस्ट नेचर के, समाजवादी प्रकृति के हुए, आप चिंतक है समाज के, तो आप अपने को बचा नहीं सकते। किसी भी उपन्यास में आपने देखिएगा कि जब उपन्यासकार लिखता होगा, वो समाज को किन दृष्टियों से देखता है वो वही उकेरता है, उससे वो हट नहीं सकता। और वो चरम यथार्थ में अगर अपनी निष्ठा की बात करता है तो आप समझ सकते हैं कि उसने उस समय पार्टिसिपेट किया होगा, चीजों को देखा होगा, बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया होगा, तब इस आधार पर वो आपको जीवन के बारे में कुछ बता रहा है, उस समस्याओं को, अनगिनत समस्याओं को गिना रहा है। तो इन्होंने अपने बारे में बताया कि मेरी पृष्ठभूमि देख लो, अगर मैं 1954 में ये लिखता हूँ तो 1921 में मैं आता हूँ, और उसी जिला पूर्णिया, बिहार, जिसके आप मेरीगंज की बात कर रहे हो। हिंदी कथा साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाकार, जो दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत, राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी लेते हैं, यहाँ तक कि 1942 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका भी ये निभाते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको इसमें जिक्र भी मिलेगा सोशलिस्ट पार्टी का, कांग्रेस पार्टी, ये सारी पार्टियां वगैरह देखने को मिलेंगी। राजनीति में भरसक अच्छे से यूज किया गया। तो ये बताया गया कि स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए, नेपाली जनता, आपको याद होगा कि एक तरीके से नेपाल के साथ हम कैसे संबंध स्थापित किए हैं। नेपाल जैसे हमने बांग्लादेश को अपना समझा, बांग्लादेश को आजाद किया, नेपाल को भी तो भारत उसी तरीके से प्रश्रय देता है। कितनी परियोजनाओं का हम लोगों ने वहां पे एक तरीके से चला रखा है, उनकी पूरी मदद करते हैं। क्योंकि उसके बाहर आप देखते हैं कि चीन बैठा हुआ है, इधर आपका भारत है तो इधर चीन बैठा है, उसने ऑलरेडी तिब्बत पे कैप्चर कर लिया है। तो जो तिब्बत जो नेपाल है, नेपाल का आप तराई रीजन देखते हैं तो यहाँ के साथ नाइंसाफी आपको देखने को मिलती है, अक्सर घटनाओं में आती है। तो ये 1950 का दशक है, और नेपाली जनता को राणाशाही जो दमन है और अत्याचार है उससे मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी ये जीवंत योगदान देते हैं। 1952-53 में दीर्घकालीन रोगग्रस्तता के बाद राजनीति की अपेक्षा साहित्य सृजन की ओर और अधिकाधिक इनका झुकाव होता है। 1954 में पहली बार, किंतु बहुचर्चित, इसको समझना है, बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी लिखा। व्यक्ति और कृतिकार दोनों ही रूपों में अप्रतिम जीवन के संध्या काल में राजनीतिक आंदोलन से पुनः गहरा जुड़ाव, जेपी के साथ पुलिस दमन के शिकार हुए। ये इनकी स्थितियों को बता रहा है कि लेखक को आप समझना जरूरी है, तभी आप उसके साथ न्याय करेंगे। अब उसके साथ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये उनकी खुद की, उन्होंने पीड़ा को बहुत ही निचले स्तर तक जाकर, मतलब निचले क्या, जमीनी स्तर तक जाकर उसको स्पर्श किया, फिर आपके सामने लिखा है। ऐसे नहीं सतही लिख दिया कि सुना सुनाया लिख दिया हो। तो वो जीवन के संध्या काल में राजनीतिक आंदोलनों से पुनः गहरा जुड़ाव, जेपी के साथ उनका पुलिस दमन के शिकार हुआ और दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री की उपाधि भी प्राप्त की। तो ये जिस लेखक ने लिखा आपके बारे में, आपने उसके बारे में पढ़ा कि ये दमन और अत्याचार, दमन और शोषण के विरुद्ध लिखने वाला आजीवन संघर्षरत रहा। ये नेपाली जनता को राणाशाही दमन से, यानी दमन और शोषण से बचाने के लिए एक मैसेज दे गए मैना आंचल की। ये भारत का एक ऐसा प्रतिनिधि उपन्यास है कि आप उन ग्रामीण अंचलों तक जहां आपकी पहुंच नहीं, आप मैला आंचल पढ़ के, इस उपन्यास को पढ़ के उस गांव की कल्पना कर सकते हो। आप जिस गांव की भी सुनो उसकी कल्पना कर सकते हो। इनकी कुछ प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें रही हैं, मैला आंचल, परती, परकथा, दीर्घ तपा, कलंक। लेकिन जो अपने आप में ये अद्भुत था, तो वो तो उसके आगे तो सब आप उसको कह सकते हैं कि उसको बढ़ाने वाले ही। और इस तरीके से इनके बारे में बताया गया है कि ये राष्ट्रीय और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह यहाँ भी व्यवसायिक चित्रकार और कार्टूनिस्ट के रूप में कार्यरत थे, कला के क्षेत्र में भी कार्यरत थे। तो ये ओवरऑल आपको हमने ये बता दिया मैला आंचल के बारे में कि मैला आंचल की क्या स्थिति है। अब इस उपन्यास के बारे में अगला जो चीज पढ़ेंगे हम, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार दिमाग में ये भी थोड़ा रख लेते हैं कि किस प्रकार प्रश्न आए हैं। किसी इससे ये होगा ना कि जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा
कि हाँ इस प्रकार प्रश्न आते हैं और हमें ये ध्यान रख के ही पढ़ना है जो पढ़ना है। देखिए यहाँ पे है कि मैला आंचल की राजनीतिक चेतना। तो आपको थोड़ा सा पहले से हिंट मैंने दे दिया, राजनीतिक चेतना। अरे वो व्यक्ति ही जो राजनीति में उतर कर दमन और शोषण के खिलाफ संघर्षरत रहा जीवन भर, वो राजनीतिक चेतना से बचेगा कैसे? और फिर एक गांव में गांव की राजनीति क्यों नहीं होती? महाभोज आपने उपन्यास पढ़ा होगा। महाभोज उपन्यास में आपको क्या लगा? एक गांव को जहां पे कल को इलेक्शन होने वाला है, वहां को लोगों ने राजनीति में इतना उठा दिया कि विशु की मौत को ये लोग क्या बना दिए? महाभोज बना दिए। यानी उसी के सौ पे बैठ के ये लोग पार्टी कर रहे हैं। ये ऐसी ऐसी लानत वाली स्थिति लेके आते हैं। तो राजनीतिक चेतना तो हर हर गांव में राजनीति होती है। राजनीति से कोई गांव खाली नहीं है। बस उस राजनीति को भुनाया कैसे जा रहा है कि वहां के लोग जागरूक हैं या नहीं है, या जो वहां पे जा रहे हैं और चील के तरीके से नोच रहे हैं वो उनकी स्थिति क्या है वहां पे। तो राजनीतिक चेतना पर प्रकाश डालना है वहां पे। वहां की जब इतने मेंबर आपको देखने को मिलेंगे पात्र में, क्या वो राजनीतिक चेतना उनमें दिखती है मैला आंचल की गांव के उस मेरीगंज के लोगों में? या जो लेखक ने लिखा है उस पे आपने प्रकाश डाला है लेखक ने, क्या वो आपको समझ में आता है कि नहीं आता? किस स्तर तक आता है? और ये 20 नंबर का तो 2019 का क्वेश्चन है। मार्क्स 20 थे 2019 का, ये 2019 का ही क्वेश्चन है। और अच्छी बात यह है कि ये ऐसा उपन्यास आप पढ़ने जा रहे हैं जिससे लगातार प्रश्न आते हैं, लगातार प्रश्न आते हैं। और आपने 1921 इनका जन्म पढ़ा है ना? हाँ अभी अभी जस्ट पढ़ा आपने, 1921 में इनका जन्म हुआ। अभी कितना चल रहा है? 2021। 100 वर्ष भी पूरे हुए, शताब्दी। मैला आंचल उपन्यास आपके लिए और भी खास हो जाता है क्योंकि आंचलिक उपन्यास में उपन्यास क्या कुछ भी लिखा गया हो और आपके सिलेबस में तो साफ साफ जिक्र है। मैला आंचल अपने आप में ही अद्भुत उपन्यास है और उसके भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं उस लेखक फणीश्वरनाथ रेणु के, जिन्होंने आंचलिक उपन्यास की दुनिया में, एक प्रतिनिधि उपन्यास की दुनिया में क्रांति ले आई। भाई उसके बारे में क्वेश्चन तो बनता ही है। तो उपन्यास की भाषा, अब देखिए दूसरा, ये तो मान लीजिए संवेदना पक्ष से उठा दिया। उपन्यास की भाषा तो मैंने कहा कि आपको शिल्प के बारे में भी आंसर करना होता है। दो ही पक्ष होते हैं, एक शिल्प विधान होता है और शिल्प विधान के अलावा क्या होता है आपका? शिल्प विधान के अलावा एक होता है आपका संवेदना पक्ष। तो संवेदना पक्ष तो आप, संवेदना तो व्यक्त होती है। शिल्प में उसकी भाषा किस प्रकार है ना, किस शैली में प्रयोग किया गया है, लैंग्वेज पे भी आप, तो इसकी तो भाषा शैली से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कोई छेड़छाड़ नहीं है, जैसा है एकदम ओरिजिनल वैसा ही कर दिया गया है लेखन। तो मैला आंचल में आप देखिए कि उपन्यास की भाषा का कथ्य का अनुसरण करना क्या श्रेयस्कर माना जाएगा? कथा का अनुसरण मैला आंचल के संदर्भ में आप तर्क दीजिए कि उसकी भाषा की जो कथ्य है, क्या उसको फॉलो अप कर सकते हैं? क्या उसका अनुसरण लोग कर सकते हैं? अरे आपने एक तरीके से निबंध में हुआ, आलोचना में आपने प्रेमचंद, उनका क्या नाम है, आपने उनका नाम पढ़ा होगा, रामचंद्र शुक्ल जी का। आप कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल तो हिंदी जगत में बिल्कुल होता नहीं कि किसी भी जगत में आप देखिए कि सबसे सिरोधार कौन है सबके लिए, एक तरीके से सबके लिए आइकन कौन है, तो वो तो आप मान सकते हैं कि हिंदी जगत में वही स्थिति रामचंद्र शुक्ल की देखती है। तो रामचंद्र शुक्ल कभी भी उनको क्या नाम है, कबीर जी को उस तरीके से नहीं मानते, क्योंकि भाषा शैली में जब उनकी सम्मिश्रण शैली को ये लगता है कि ये खिचड़ी पकाऊ शैली जैसी कोई चीज उपन्यास में अगर बोलो को वो साहित्य को कोई आश्रय प्रश्रय दे रही, तो ऐसी स्थिति में वो नहीं मानते थे उस चीज को। मतलब इनका मानना था कि भाषा अच्छी होनी चाहिए। जैसे साहित्य में जब हम लोग किसी से बात करते हैं, अगर हम सामान्य हिंदी में बात करें या साहित्यिक हिंदी में, तो आपको बिल्कुल बराबर डिफरेंस दिखेगा कि यार धरातल वाला भी व्यक्ति भी बोल रहा है और बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करके वो भी बोल रहा है, फिर दोनों में अंतर क्या है? तो साहित्य ने अपनी एक कसौटी तय कर रखी है। तो ये पूछ रहा है क्या उपन्यास की जो भाषा का कथ्य है, जो कथ्य क्या उसका अनुसरण हम लोगों को करना चाहिए, और करना है क्या श्रेयस्कर हो? क्योंकि आपने जब मैला आंचल में देखेंगे ना, तो हर एक लोगों का नाम, जैसे उसमें नामकरण है, किसी का नाम है, तो मान लीजिए कोई भी है उसमें एक नाम राम कृपाल है, मान लीजिए राजपूत टोला है, तो राम कृपाल जो है, तो हम लोग राम कृपाल ऐसे करें, वहां पे राम कृपाल इस तरह बोला जाएगा। आपको खुद असभ्य लगेगा क्योंकि किसी का प्रोनाउंसिएशन आप इस तरह नहीं करते, उच्चारण आपको रॉन्ग समझा जाएगा, गलत समझा जाएगा। क्या ऐसा अनुसरण हमको करना चाहिए?
ये आपकी बात है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब हम आंचलिकता की बात बता रहे हैं और हम कोई इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, आप कैसे जाके महसूस करोगे कि मैला आंचल उसी मेरीगंज का है? अगर हम मेरीगंज वाले जितने भी पात्र हैं उनको खड़ी हिंदी में बात करवा देंगे, आप महसूस करोगे? नहीं उतरोगे। गोदान में आपने देखा होगा, होरी से गोदान में धनिया किस किस प्रकार बात करती है। मालती मेहता के बात में सधे खड़ी हिंदी के या अंग्रेजी के टर्म यूज होते हैं। मतलब एक गांव में आपको उतरना, उसके चरित्रों में तो उतरना है। तो जैसा मैला आंचल लिखा है सारे पे तो वही चीज अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कथ्य का अनुसरण हम कहाँ कर सकते हैं? कहीं आंचलिकता को उभार रहे हैं तो वहां तो कर ही सकते हैं इसको। इसी प्रकार इसमें और भी प्रश्न है। मैला आंचल में अभिव्यक्त स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में है। मैला आंचल में निहित सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संक्रमण प्रकाश डालिए। एक बात भले ही है कि इसमें तो मैं आपको बहुत कुछ समझा दे रही हूँ, लेकिन आप इस उपन्यास के लास्ट तक अगर उपन्यास की जर्नी नहीं फिनिश करते, क्योंकि उपन्यास समाप्त होने के बाद भी मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें इन सारे प्रश्नों के आंसर का जिक्र करूंगी। वो उपन्यास का लास्ट वाला आपको कड़ी उपन्यास खत्म करने के बाद देखना, क्योंकि तब आपकी स्थिति भी ऐसी होगी कि हम चीजों को सोच पाएंगे। हमारे दिमाग में एक बार पूरा उपन्यास आना तो चाहिए कि क्या हुआ, इतना अच्छा उपन्यास हम बिना पढ़े कैसे रह सकते हैं? सिर्फ सुन सुनाई के, या कोई सुना दे, थोड़ा बहुत सुना दे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। इसको जब आंसर का तब एनालिसिस करेंगे और जब आप इसको खत्म कर चुके होंगे लास्ट तक, फिर हम एक बार सेशन लेंगे, फिर इसको समझिएगा तो आपको लगेगा हर एक आंसर आप किस प्रकार दे सकते हैं इसका। और इसमें तो साफ साफ पहले ही लिख दिया था लेखक ने, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है। ये तो आपको तभी मिलेगा ना पढ़ने को, जब पूरा उपन्यास आप पढ़ लेंगे और पूरे चरित्रों की कहानियों को देख लेंगे कि चरित्र दर दर एक तरीके से एक क्रमबद्धता में लोगों ने किस प्रकार व्यवहार किया। आपको एक गांव में कितने डायमेंशन दिख सकते हैं। एक आप अपना गांव उठाइए, आपको उस गांव में तमाम चरित्र दिखेंगे और तमाम चरित्रों की तमाम उनके खुद के व्यक्तित्व में अलग अलग प्रकार के एक तरीके से अंतर देखने को मिलेगा। उन सारे का संमेलन करके मेरीगंज से जो कि शोषण व दमन और एक तरीके से अति पिछड़ेपन का एक उदाहरण सेट करता है, उसको आपको लेके केंद्र में आना है और फिर आपको आंसर देना है। तो वो तो तभी होगा ना जब पूरा आप उपन्यास पढ़े होंगे। और फिर रेणु पाठक को छपे पृष्ठों की सुरक्षित दुनिया से बाहर खींचते हैं। रेणु जो पाठक को छपे पृष्ठ, जो छपा हुआ पृष्ठ होता है ना, उसकी सुरक्षित दुनिया से बाहर खींचते हैं और मौखिक परंपरा में प्रवेश कराते हैं। मैला आंचल के संदर्भ में इस वक्तव्य पर भी आंसर करना है। मैला आंचल ग्राम कथा की नव्य कलात्मक परिणति है। मैला आंचल की शीर्षक की सार्थकता, अब देखिए मैला आंचल की शीर्षक की सार्थकता पर प्रश्न पूछ लिया। इस पे तो आज भी बातचीत करेंगे कि मैला आंचल, क्योंकि ये उत्सुकता आपको भी बनी होगी कि मैला आंचल का मैला आंचल नाम क्यों रखा गया। जरूरी भी है जानना कि क्यों रखा गया। ऐसे तमाम आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कि स्वतंत्रोत्तर भारत की ग्राम चेतना मैला आंचल में पूरी तरह विश्वसनीयता के साथ अभिव्यक्त हुई है। यह आंचलिक उपन्यास के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आंचलिक उपन्यास परंपरा में मैला आंचल उपन्यास का स्थान निर्धारित कीजिए। मैला आंचल के पात्र बावन दास। अब देखिए एक पात्र, हमने कहा कि इसमें नायकत्व की भूमिका में कोई नहीं है, पर इसमें कुछ पात्र हैं जो बहुत अपने आप में अद्भुत पात्र हैं। चाहे वो बावन दास पात्र हो गए, चाहे आप प्रशांत जो बाहर से आते हैं डॉक्टर, वो पात्र हो गए। ये ऐसे कुछ पात्र हैं जो अपने आप में ऐसी भूमिका में होते हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि हाँ, एक तरीके से वो लीडरशिप में होते हैं, नेतृत्वकर्ता में होते हैं। बाकी तो इतने पात्र हैं, इतने पात्र हैं, उसमें तो कितने गौड़ हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा वो आए क्या किए, कुछ नहीं। कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो उपन्यास की शुरुआत में भी होते हैं और अंत तक बने रहते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल को एक आंचलिक उपन्यास के रूप में सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? आपको तुलना करनी है तो कई उपन्यासों को ले लीजिए। मैला आंचल के समानांतर आप देखिए कि कई आंचलिक उपन्यास लिखे गए हैं। देहाती दुनिया, ये सारे उपन्यास और भी उपन्यासों का नाम बताएंगे, वो सब लिया गया। आप तुलना कर दीजिए कि देखिए आपको ये इसमें भिन्न मिला, वो इसमें भिन्न, वो इससे क्यों सर्वश्रेष्ठ ये वाला उपन्यास है। लेकिन इसके लिए आपको पता तो होना चाहिए। अब देखिए यही चीज फिर से रिपीटेशन हुआ है क्वेश्चन में। हालांकि ये यूपी पीसीएस में आया, ये यूपीएससी में आया, दोनों में। ये यूपी पीसीएस में आया आपके, एक साथ आपका दोनों काम हो रहा है, यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का भी। ये आपके यूपी पीसीएस का क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ भी आया, यूपीएससी में भी आया। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, सब है। यहाँ भी आपके आ गया कि मैला आंचल के बारे में देखेंगे तो मैला आंचल में आपको क्या देखने को मिल रहा है? मैला आंचल उपन्यास में फूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, सुंदरता भी है, कुरूप भी है। इस कथन की सत्यता पर आप प्रकाश डालिए। 40 नंबर के 2010 का क्वेश्चन है। सफल क्यों है उसके बारे में बताइए। तो ये आपको देखने को मिल रहा है ना, एक दो क्वेश्चन ही आपको तमाम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लगातार तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं
और एक क्वेश्चन ये देखिए, आपको भाषा की अनगढ़ता भी है। देखिए एक तरीके से विशेषता बता रहे हैं कि ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसी पे तो हमने कहा कि आरोप लगाया गया है कि क्या आपको अनुसरण करना चाहिए। अरे ये क्वेश्चन ही इसीलिए पूछा गया कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए। क्या अगर आपको मान लीजिए साहित्य की दुनिया में बड़ा नाम कमाना है, क्या आपको ऐसे साहित्यकार को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि ऐसे फॉलो करेंगे तो आपका तो साहित्यिक जो भाषा एक होना चाहिए, वक्तव्य की दृष्टि से आपको होना चाहिए ना, वो चीज दिखना चाहिए। क्या आप अनुसरण करेंगे और इस लहजे में बात करेंगे तो आप उस चरम स्थिति पे जा पाएंगे, उस उत्कृष्टता की स्थिति में जा पाएंगे? भाई ये बात इसलिए पूछा गया आपसे अनुसरण। आप भी बताएंगे कि एक साहित्यकार क्या एक ही दिशा में एक व्यक्ति, वो अंग्रेजी भी सीख सकता है, हिंदी भी सीख सकता है, फ्रेंच भी सीख सकता है, इंग्लिश भी, जापानीज भी, फ्रेंच भी, बहुत सी चीज सीख सकता है, और जिसका जहां उपयोग करना वहां करेंगे। हमें अनुसरण करना, अगर हमें कोई आंचलिकता भरी चीजें लिखनी है या हमें कहीं की उसकी जिंदगी में जाके लिखनी है, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, हम अपनी अपनी जीवन वाली लैंग्वेज को वहां यूज कैसे करेंगे? वरना वो चीज जो दिखाना होगा नहीं दिखाएंगे। जैसे फिल्मों में आप देखते हैं कि जिस किरदार को आपको दिखाना तो उस किरदार में उतरना पड़ता है। आपने देखा है ज्यादातर मूवियां जब बनती हैं तो आप देखते हैं कि जितने भी रियल हीरो जो होते हैं, जो बेसिकली वो उस चीज को इतना फेमस करा देते हैं, किसी भी चीज का आप देखिए, तो उसमें उनको उतरना पड़ता है, किरदार में उतरना पड़ता है वहां की जीवंतता को दिखाने के लिए। लेखक नहीं उतरता जीवंतता को दिखाने के लिए। आप कैसे जुड़ते उस मेरीगंज गांव से? अगर वहां के मेरीगंज के गांव के लोग सभी लोगों को हिंदी में ही, खड़ी हिंदी में बात करा देते, तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो मेरीगंज के गांव के लोग हैं? वो तो तभी मजा आएगा ना जब किस्से होंगे, कहानियां होंगी, अंधविश्वास होगा, जिन ढकोसले टाइप में होते हैं वो सारे होंगे। तब आपको लगेगा हाँ ये असली गांव है, क्योंकि आप किताब में पढ़ के उस गांव को महसूस कर रहे हो। आप कैसे महसूस करोगे उसको? यही तो आपसे क्वेश्चन किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि भाषा की अनगढ़ता, और ये भी बोला कि भाषा की अनगढ़ता आप देख लीजिए, व्याकरण की लापरवाही भी है। भाषा की अनगढ़ता भी है, व्याकरण की लापरवाही है, कथा के क्रमिक विकास की चिंता का अभाव भी है, गद्य में पद की रसात्मकता, श्रृंगार में व्यंग का पैनापन, व्यंग्यबाणों की चोट में घायलों के प्रति करुणा और ममत्व जैसे विरोधी भाव एवं शैली संयोजनों को लेकर फणीश्वर नाथ रेणु जो अपने मैला आंचल को लेकर आए, तो भाव भाषा शिल्प आदि की अस्त्रीयता के पर्यवेक्षक भी आश्चर्यचकित हो उपन्यास के इस नवोदित रूप की सराहना करने लगे। क्या आप भी मैला आंचल के श्रेष्ठ उपन्यास इस तरह मानते हैं? देखिए आपको कितना उलझन में फंसा दिया ये आपको कितना उलझन में फंसा दिया, आपको बेवकूफ भी बना रहा है क्वेश्चन। सीधे आपसे कह रहा है कि एक बात बताओ भाई, तुम ऐसा क्या सोचते हो? एक ऐसा उपन्यास आता है, आज तक आपने उपन्यास पढ़ा, आपको लगता था अच्छे अच्छे शब्दावलियों का सुगठित एक माला के रूप में आप संयोजन कर रहे हो कि वाह क्या अच्छे अच्छे शब्दावली है, यही तो भाषा का स्तर होना चाहिए। एक उसी के समानांतर आप कुछ नहीं, मालती मेहता के संवाद को यहाँ पे लीजिए। आपने तो गोदान उपन्यास पढ़ लिया, मालती मेहता के संवाद को इसके पैरेलल, इसके समानांतर लीजिए। आपको लगेगा कि वहां पे तो भाषा का वो स्तर मेहता ने यूज किया है, उसके समानांतर इसको देखे थी तो भाषा की अनगढ़ता है, व्याकरण की लापरवाही है, विकास की चिंता का अभाव है। ये तो कुछ कबीर वाला हो गया कि फक्कड़पन वाला, जो भी मन आए जहां भी आए बोल दो। पर आपने कबीर को भी महसूस किया, रामचंद्र शुक्ल ने उनपे प्रश्न चिन्ह किया, क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा कि भाषाई स्तर पे वो उतने ज्यादा उत्कृष्ट नहीं है। जबकि वही तुलसी जी की उनसे तुलना करके बोल दिया कि हाँ तुलसी जी का हमको लगता है भाई भाषा का ये स्तर होना चाहिए। तो इसी श्रेणी में आपने देखा कि इनको भी आ गए, फणीश्वरनाथ रेणु जी। तो आपसे ये पूछा प्रश्न ने कि भाषा की अनगढ़ता, व्याकरण की लापरवाही, क्रमिक विकास की चिंता का अभाव, गद्य में पद की रसात्मकता, श्रृंगार में व्यंग का पैनापन, व्यंग बाड़ों की चोट में घायलों के प्रति करुणा और ममत्व, और ये सारी भावों और शैली का संयोजन करके भाषा भाव शिल्प की स्तरीय को, तो जो पर्यवेक्षक थे, जो पर्यवेक्षक क्या होते, सुपरवाइजर, सुपरविजन करने, पर्यवेक्षक करने वाले, वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि एक व्यक्ति इतना बिगाड़ दिया उपन्यास को, और ये तो बिगाड़ के नया निकाल रहा है। और जब से ये नया निकाला भैया, सारे आंचलिक उपन्यास गए साइड, ये तो आ गया सबका एकदम प्रतिनिधि। आश्चर्य तो होगा। तो उन्होंने कहा ये तो सभी जो सुपरविजन करने वाले थे, पर्यवेक्षक, उनको तो आश्चर्य हुआ, मुझे समझ में आता है। एक विद्यार्थी जो कि मेंस लिखने गया है, वो बताए वो इसको किस दृष्टि से देखता है। भाई विद्यार्थी तो अलग तो होगा नहीं, विद्यार्थी भी इन सारे बातों पे सोचेगा और फिर अपने आधार को पुष्ट करेगा। तो आधार पे पुष्ट करने की आपकी पैनीपन की दृष्टि में क्या क्या चीज तत्व होने चाहिए, आप भी तो उसी आधार पे इसका करोगे ना। तो एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने, यूपीएससी में दो रूप में, पहले उसने पूछा कि क्या ऐसी भाषा को आप अनुसरण करोगे, और वही चीज आपको थोड़ा सा चेंज करके और भी डिमार्केट करके, है ना, आपकी लिमिटेशन को यहाँ पे सेट करके कि आपको खूब वर्ग ला करके पूछा
क्या इतनी ज्यादा त्रुटियां हो, इतना ज्यादा निकृष्टतम स्थिति में हो, तो भी ऐसे नवोदित रूप की आप सराहना करेंगे? अच्छा, आप करेंगे तो किस आधार पे करेंगे, मुझे ये भी बता दीजिए। तो आपको क्या लग रहा होगा कि प्रश्न वही है, प्रश्न पूछने का आपका, दोनों प्रश्न पूछा गया, सेम प्रश्न है, प्रश्न पूछने में आपको सिर्फ फंसाया गया। लेकिन हाँ, इसका उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आपको जो साहित्यकार जिस रूप में लिख रहा है, तमाम साहित्य आप पढ़ते होंगे, हर एक साहित्य में आपको भाषाई स्तर पे अलग अलग देखने को मिलता होगा। जैसे नाटक आप स्कंद गुप्त पढ़ो तो नाटकीय तत्वों में आपको क्या क्या लगेगा कि थोड़े ऐतिहासिक संदर्भों का प्रयोग है। ऐसे आषाढ़ के एक दिन में थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। भारत दुर्दशा की लैंग्वेज बिल्कुल इतर देखने को मिलेगी। अब निबंध आप रामचंद्र शुक्ल का देखें तो विचार के स्तर पे वो इतने ज्यादा उठे कि आप 2-4 मिनट विचार समझते रहोगे। श्रद्धा भक्ति प्रेम करुणा क्या है, आपको लगेगा आज तक तो मैंने ऐसा श्रद्धा भक्ति प्रेम करुणा और ईर्ष्या इस सबको तो सोचा ही नहीं था, भाषा का ये भी स्तर होता है। तो वो भाषा का स्तर जो उन्होंने यूज किया वो वैचारिक स्तर पे किया, उन्होंने निबंध लेखन किया है और यहाँ पे उपन्यास लिखा गया है, दोनों में अंतर है। अंतर समझना होगा आपको, उस तरह आंसर करना होगा। तो फिलहाल ये मैंने सारे प्रश्नों का जिक्र कर दिया, ये प्रश्न के जिक्र हो गया। अब थोड़ा सा इस गांव के बारे में आपको बता देते हैं। इस गांव के बारे में अच्छे से जान लीजिए। पहला चीज आपके प्रश्न आएगा मन में, जिसका समाधान मुझे सबसे पहले करना होगा। वो प्रश्न ये है कि ये जो ग्राम अंचल की कथा आप पढ़ने जा रहे हो, आखिर इसको आंचलिक बोला क्यों गया? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इसको आंचलिक बोला क्यों गया। तो आंचलिक उपन्यास के बारे में सबसे पहले क्या होता है कि उपन्यास लेखन की एक विशिष्ट शैली है। ये उपन्यास लेखन की ही एक तरीके से उपन्यास लेखन की विशिष्ट शैली है। विशिष्ट शैली में आता है। अब विशिष्ट शैली में इसमें खासियत क्या क्या देखने को मिलता है, हमने आपको बिल्कुल इसका दिखाया था मैप कि यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है पूर्णिया, फिर दिख रहा है आपको मेरीगंज, लोकेशन आपको दिखा दिया नेपाल से सटा हुआ, इधर आपको पश्चिम बंगाल बांग्लादेश सब दिखा दिया इसने। और बोला उपन्यास लेखन की विशिष्ट शैली में इसमें जो बात होती है जिसमें लेखक किसी खास भौगोलिक क्षेत्र का चयन करता है, तो वाकई में पहला चीज तो फुलफिलमेंट कर दिया। जैसा एक लेखक इसमें घोषणा किया हुआ है कि भाई किसी विशेष एरिया को हम चुनते हैं इसके लिए, तो वाकई में विशेष एरिया को चुनने की बात थी। तो देखिए मेरीगंज को चुन लिया गया, ये हो गया मेरीगंज। तो ये इसके पहले आधार हो गए कि मेरीगंज को चुनना, ये इसका पहला आधार है। किसी खास भौगोलिक क्षेत्र का चयन कर लेना, भौगोलिक क्षेत्र का एक तरीके से चयन कर लेना, चयन हो गया, चयन मान लीजिए ये कर लिया। दूसरी चीज इसमें है कि भौगोलिक क्षेत्र का चयन तो कर लिए, लेकिन ज्यादातर आप देखते हैं ना कि उपन्यास कोई भी लिखता है और उसमें आप देखते हैं कि उस उपन्यास लिखते लिखते जो लेखक होता है ना उसमें पीछे से अपना ही विचार डालने लगता है। कुछ देर बाद आपको लगते लगते ये लगेगा कि नहीं, ये तो उपन्यास ने ना ये काम किया है कि अपने ही विचार डाले हैं, आपको लगेगा। पर ध्यान रखिए, इस उपन्यास में लेखक जो सामान्य रूप से उन्होंने खुद घोषणा कर दी है कि इस पे किसी विचारधारा का रंग नहीं चढ़ाया गया, यथार्थता की कटुता को नहीं छिपाया गया, और बल्कि अपने विशिष्ट भूगोलीय स्थानीयता में रमे ना होने के बावजूद ये अंचल ये घोषित करता है कि आज तक जितनी समस्याएं जितनी चुनौतियां हुई हैं, एक चुनौती जिस गांव में अगर देखें तो भारत अगर इस तरीके से है तो एक भारत के इस गांव में इस गांव में इस गांव में इस गांव में इन सारी चुनौतियों का यथार्थ अंकन ये उपन्यास करता है। भले ही खास भौगोलिक क्षेत्र मेरीगंज को चुना है, पर मेरीगंज को आप मेरीगंज मत मानिए, ऐसे भारत के तमाम गांवों को मानिए जो दूर दराज इलाकों में बहुत से सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, जहां तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित नहीं है। तो मेरीगंज इन सारे गांव के प्रतिनिधि के रूप में आता है, सारे गांव को प्रतिनिधि के रूप में आता है। तो ये अपना दायरा पार करता है। ये गोदान का ये नहीं है कि गोदान ने स्पष्ट कर दिया कि जो मैं समस्या बता रहा हूँ एक बेलारी का बता रहा हूँ, एक सिमरी का बता रहा हूँ। इन्होंने कहीं लिखा मैं बेलारी और सिमरी का ही बताने जा रहा हूँ। इन्होंने कहा मेरा ये मेरीगंज, मेरा मेरीगंज। सिर्फ मेरीगंज की कथा नहीं है,
सर्वश्रेष्ठ उपन्यास क्या होता है? एक इसको एज्यूम करिए, आपको बिल्कुल अंतर साफ क्लियर हो जाएगा इससे, कि आप किसी पार्टी की तरफ से बात करेंगे 10 लोगों के लिए। मान लीजिए आपका सांसद हो गया, आपके वहां से चुना गया, और सांसद है। अब एक गांव में जितने भी लोग, जिस तरीके से एक सांसद आपने जहां से भी चुन के भेज दिया, ये जाता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जाकर ये आपके प्रतिनिधि के रूप में जाता है। ये सभी का आई होता है, सभी का आंख होता है, सभी के विचारों को उसको वहां तक पहुंचाना होता है। किसी एक तबके का पहुंचाएगा, इसको तो विभिन्न लोगों को देखना है, सभी को देखना है। अगर गया, सभी का पहुंचाया तो अगली बार है, नहीं तो नहीं है। सेम थिंग हर एक क्षेत्र में होता है कि किसी एक तबके को लेके चलेंगे। एक अगर चुनिंदा, आपने मान लीजिए आपने घोषणा कर दी कि मैं आंचलिक उपन्यास लिख रहा हूँ, सिर्फ मेरीगंज का लिख रहा हूँ, क्या दिलचस्पी रहेगी कि मेरीगंज के अलावा हम किसी और को जाने? हमें लगेगा ये सिर्फ मेरीगंज की कथा है। और आप देखते हो कि जो कोई भी मूवी हो, जो कोई भी उपन्यास, जब किसी की जीवनी वगैरह को आप पढ़ते हो, तो आप किसी प्रेरक जीवनी को पढ़ रहे हो। आप क्यों पढ़ते हो? आपको लगेगा ये जीवनी सिर्फ इन्हीं की नहीं है, ऐसे तमाम लोगों की जीवनी है, ये तमाम लोगों की समस्याओं का निराकरण इसमें मिल सकता है। वो जो तमाम जो लोग होते हैं ना, जब एक जगह पे आके एकजुट होते हैं, तो आप ज्यादा उसको ध्यान देते हो। तो मेरीगंज मेरीगंज तक सीमित नहीं है, बहुत संकीर्णता के साथ नहीं है। मेरीगंज उन तमाम गांवों का प्रतिनिधि उपन्यास है, जो उस समय के भारत में क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे, विभिन्न जगहों पे थे, और उनमें ऐसी बदहालियां थी। तो एक तो गोदान और इसमें आपको अंतर देखने को मिल गया। तो एक तो पहली चीज, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र का आप चयन कर लो, पहली बात। दूसरी, अपनी विचारधारा का रंग उस पर मत चढ़ाओ। तीसरी, स्थानीयता का भी आक्रमण नहीं, वो स्थानीयता का एक भी तरीके से आप कह सकते हो कि उसका भी आप अतिक्रमण नहीं कर रहे हो, बल्कि उसी में रम जा रहे हो। जैसे मेरीगंज में आप एकदम जाके घुल मिल जाओगे, इस तरीके से। तो इसमें ये हो गया कि आंचलिक उपन्यास में 3-4 चीजें हैं, मैं नोट डाउन करा देती हूँ, एक तरीके से बता देती हूँ अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा सा हो गया। 3-4 चीजें आपको आंचलिक उपन्यास में देखना है। तो अगर हम कहें कि आंचलिक उपन्यास की एक तरीके से विशेषता क्या होगी, तो 3-4 पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है। एक पहली चीज हमने बताया कि खास भौगोलिक क्षेत्र का आपने चयन कर लिया, खास एक भौगोलिक क्षेत्र का चयन कर लिया। चयन कर लिया आपने। दूसरी चीज, जो वहां का रहन सहन है, खासकर वहां की विशेष बोली हो गई, विशेष बोली हो गई, क्योंकि आपने देखा प्रश्न 2 बार शिल्प में ऐसे ही आया। विशेष बोली हो गए, वहां प्रचलित जो शब्द हैं, वहां के मुहावरे हैं, प्रचलित शब्दों व मुहावरों के बारे में अगर कहा जाए, उसी के लहजे में प्रयोग करना, उसी के लहजे में इसका प्रयोग करना, उसमें कोई अतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज, अपनी विचारधारा को उस पर थोपने की जरूरत नहीं है। अपनी विचारधारा को थोपने के बजाय यथार्थ का अंकन कीजिए, जो सत्य है उसको उद्घाटित करिए। यथार्थ का अंकन, आपको यथार्थ का अंकन करना है। और खासकर ये भी है, उस क्षेत्र में आप जब जहां पे रह रहे हैं, उसके आचार विचार, रहन सहन, इन सब में उतरिए, नहीं तो फिर रियल नहीं लगेगा, वो फिर बनावटी हो जाएगा। तो जिस उपन्यास में किसी क्षेत्र विशेष के समाज और जीवन का ऐसा चित्रण हो, उसी क्षेत्र की भाषा में ज्यों त्यों का उद्घाटित हो, ऐसे उपन्यास को हम कह सकते हैं कि वो आंचलिक उपन्यास है। तो एक तरीके से क्या हुआ कि अंचल, अंचल का मतलब हो गया क्षेत्र विशेष। क्षेत्र विशेष जैसे पूर्णिया का मेरीगंज, बस। अब जब आप मैला आंचल, मैला आंचल पढ़ते हो, दो चीज से मिलके बना है, मैला प्लस आंचल। तो मैला प्लस आंचल में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि आपने मेरीगंज के बारे में पढ़ा, पहली चीज। इसमें आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि हाँ, ये मेरीगंज का एक, मेरीगंज क्या है, पूर्णिया का एक तरीके से अंचल है। तो सबसे पहले इसने ये बता दिया कि पूर्णिया का एक तरीके से ये अंचल है। दूसरी चीज, ये उस प्रकार का नहीं है जैसे आपने
देखा और भी उपन्यास में जब इसकी हम तुलना करेंगे तो ये दिव्या की तरह, दिव्या में जैसे नायिका होती तो नायिका का नाम दे दिया गया। दिव्या के अलावा आप देखिए महाभोज, तो महाभोज आपको नाम से इंगित हो गया कि महाभोज किसी राजनीतिक उससे है, उसमें महाभोज किया जा रहा है तो थोड़ा नाम से आपको लग रहा है। तो ये देखिए लिखने का कोई भी नामकरण करने का दो तीन आधार होता है। जैसे दिव्या का आपने काम नामकरण कर दिया, तो दिव्या क्या है, एक तरीके से वो चरित्र मूलक है। ये दिव्या का जो उपन्यास का, क्योंकि नामकरण पे पूछता है प्रश्न, तो ये जो दिव्या का नाम रखा गया वो तो चरित्र मूलक है। अस्कंद गुप्त को ले लीजिए, अब भाई अस्कंद गुप्त तो अस्कंद गुप्त मतलब कि अस्कंद गुप्त ही नायक है, दिव्या यानी दिव्या ही सब कुछ है, इंपॉर्टेंट है उसके लिए। महाभोज, तो महाभोज आपने लिया, या भारत की दुर्दशा आप ले रहे हो, तो इससे आपको पता चला हाँ भाई ये भारत की दुर्दशा की बात की जा रही है। अंधेर नगरी, कैसी नगरी है, अंधेर नगरी है। तो आपको यहाँ से ये क्या पता लग रहा है कि नगरी तो अंधेर है, यानी वहां की स्थिति कैसी है। आपने बताया कि ठीक है, तो स्थिति मूलक हो गया। तो चरित्र मूलक, स्थिति मूलक, और कोई घटना हो गई, मान लीजिए कोई घटना हो गई है। घटना में आपने, आपके सिलेबस में क्या है, आषाढ़ का एक दिन नाटक, आषाढ़ का एक दिन कोई घटना हो गई है, आषाढ़ का एक दिन नाटक। अब आषाढ़ के एक दिन नाटक के बारे में आप कह रहे हैं भाई ये तो वर्षा से शुरू हुआ, आषाढ़ के एक दिन पहले से ही शुरू हुआ, मल्लिका का प्रेम प्रलाप वहां से शुरू होता है और लास्ट तक जाता है, तो वो आषाढ़ का एक दिन एक ही इवेंट दिखाता है, यानी क्या हो गया, एक घटना हुई थी, ये तो घटना प्रधान हो गया। अब इन सब में आप मैला आंचल को कहाँ डालेंगे, मैला आंचल को आप कहाँ डालेंगे इसमें, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मैला आंचल घटना प्रधान है या स्थिति प्रधान है, या इसमें मैला आंचल कोई नायक या नायिका है, कंफ्यूज हो जाएंगे। यही इसको सबसे खास बनाता है कि ना ये स्थिति मूलक में आ रहा है, ना ये घटना मूलक में आ रहा है, ना चरित्र मूलक में, तो ये मैला आंचल है क्या। ये इन सबसे परे जाकर ऐसा उपन्यास है जो चीजों को समग्रता में दिखाता है। इसमें आपको तमाम घटनाएं भी दिखेंगी, घटना क्या दिखेगी, घटनाओं का जिक्र तमाम होगा, इसमें कई इवेंट होते रहते हैं बीच बीच में। नायक नायिका को तमाम पढ़े हैं, सबसे ज्यादा ही पढ़े हैं, 250 से ऊपर पढ़े हुए हैं। स्थितियां भी आपको अलग अलग दिखती हैं, हैजा मलेरिया फैल रहा है, ऐसी ऐसी स्थितियां घटित हो रही हैं। दुर्दशा की बात करते हैं, ऐसी ऐसी दुर्दशा इसमें दिखेगी कि आपको एक बार संकोच लगेगा कि ये कैसी स्थिति थी उस गांव की। इसमें महिला आंचल को क्या नाम देते, एक प्रतिनिधि के रूप में जब किसी चीज को बताना होता है कि ये आपके प्रतिनिधि हैं, उसमें ये देखना होता है कि कोई पक्ष छूट ना जाए, प्रतिनिधि आप बता रहे हो ना, तो महिला आंचल कुछ वैसा ही है। आप इसके नामकरण में एक ऐसी चेतना को दिखाने का कि संपूर्ण दृश्य आपके सामने है, एक अंचल के परिवेश की संपूर्ण समस्याएं आपके सामने, उसके विस्तृत अंकन है। तो ये चीज है आंचल। और आंचल में भी जब हम अंचल कहते हैं, अंचल से क्या मतलब होता है, अगर हम कहें कि आंचल में अंचल, ये इस आंचल से, तो उस क्षेत्र विशेष से, बेसिकली वो क्षेत्र विशेष से। फिर हमने कहा कि मैला आंचल क्यों बोला गया, आंचल शब्द क्यों यूज किया गया, अंचल ही कर लेते जब मेरीगंज का था, मैला अंचल तो भी प्रासंगिक नहीं होता, क्योंकि पहले ही इन्होंने बोल दिया कि हमने क्षेत्र के बारे में नहीं, एक तरीके से हमारा जो उपन्यास है वो प्रतिनिधि है। नाराज हो जाते और भारत के अलग अलग देशों, अलग अलग गांव के लोग कहते नहीं नहीं ये मेरा प्रतिनिधि काव्य नहीं है, ये तो सिर्फ मेरीगंज का है। नाराज नहीं करना था किसी को, प्रतिनिधि था ना। बात को बहुत बारीकी से इसमें समझना है। बोला कि हाँ इसमें नाराज भी नहीं करना है, इसको तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सबको लगे कि हाँ सबके सुख दुख का यहाँ पे अच्छा खासा पिरोया गया है। तो आंचल, आंचल से आपको लगता है माँ का आंचल, मैला आंचल, आंचल, आंचल एक ममता को व्यक्त करता हुआ, माँ की ममता को, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप भारत माँ के अंचल में हैं, अंचल में नहीं, भारत माँ के आंचल में। आपको सब कुछ वहां मिलेगा, भारत माँ के आंचल में आपको सब कुछ मिला है। इस भारत देश में अगर आप उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम देख लें, तो एक ऐसी स्थिति हो रही है कि इसमें आप हैं, भारत माँ की गोद में है आप। तो आंचल से हमारी जमीनी जो मिट्टी का एक होता है ना कि जुड़ाव, कनेक्टिविटी इस तरीके से होती है, ममत्व, अपनत्व का भाव, इसलिए हमने आंचल को प्रयोग में लिया। ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र जो अंचल है, ये अंचल है उस ममता, उस ममता, वो अपनत्व का अंचल है,
जहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु पूर्णिया विहार में जन्म लेकर इस अंचल से जुड़कर इनकी समस्याओं को बताते हैं कि ये ममता का जो अंचल है वो किस तरह मैला हो गया। मैला होने का क्या मतलब है? धूमिल होना। धूमिल हो गया। धूमिल कैसे कोई होगा? कीचड़ से? नहीं, वहां तो सूल भी था, धूल भी था, गुलाब भी था, सब कुछ था, फिर धूमिल क्या हुआ? जब कभी भी सौंदर्य से ज्यादा समस्याएं हावी हो जाए, आप देखिए किसी की भी बनावट में भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि चलो सुंदर है, एक दो दाग है, चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुरूपता जो सुंदरता पे ज्यादा हावी हो गई तो लोग उसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। वो तो सभी की समस्या है। भारत में एक जगह अगर आप देखो कि वो आगे बढ़ जा रहा है, एक इलाका इतना पीछे रह जा रहा है, इसकी इससे तुलना करोगे तो आपको लगेगा नहीं कि इसमें कुछ सुंदरता भी है, तो सुंदरता को आप थोड़ा नगण्य मारोगे क्योंकि सुंदरता से ज्यादा तो उसमें कुरूपता व्याप्त है और आपको कुरूपता ज्यादा दिखेगी। तो ये अंचल जो था मैला क्यों है मेरीगंज? क्योंकि मैला इसलिए क्योंकि इसमें सुंदरता से ज्यादा प्रमुखता दी, सुंदरता से ज्यादा प्रमुखता नहीं, सुंदरता की तुलना में जो है कुरूपता, समस्याएं, कुरूपता ही उस समय की समस्याएं, समस्या से कुरूपता दिया जाएगा। सुंदरता से ज्यादा यहाँ पे समस्याएं व्याप्त है और उन समस्याओं को हमको इंगित करना, इसलिए हमने बोला कि अगर हम इसको सुंदर आंचल कह दे, मान लीजिए इसको मैला आंचल ना कहें, सुंदर आंचल कर दे, फिर आप इसको उपन्यास को क्यों पढ़ोगे? आपको लगा मैला आंचल, बहुत सारी समस्याएं इस अंचल में। मुझे जानना है भारत के उस समय जब देश आजाद हुआ था तो भारत के तमाम अंचलों में कितनी कैसी कैसी समस्याएं व्याप्त थी। जैसे इस समय कोरोना काल में आप देखते हो तो आप टीवी खोल के देखोगे तो अलग अलग, इस क्षेत्र में ये हुआ, उस क्षेत्र में हुआ, वहां पे मेडिकल फैसिलिटी ये नहीं थी, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तमाम अंचलों का आप आज टीवी पे देख सकते हो, पर उस समय की स्थिति आप कैसे जानोगे? तो आप एक प्रतिनिधि उपन्यास पढ़ो और उससे तमाम वो जितने भी है ना अंचल, उन सारे के बारे में जान लो। वो आपका एक पिक्चराइजेशन के फॉर्म में हो जाएगा। एक उपन्यास आपको पूरी एक तरीके से उस समय के परिदृश्य को आपके सामने उकेर के रख देता है। सुंदरांचल कह देते तो आप मनोभाव से जुड़ पाते। कोरोना में आप उत्पीड़न उत्पीड़न करें, कोरोना में आप जब सारे लोगों की स्थितियों के बयां करते कि ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी कमी हुई और उससे इतने लोगों की मृत्यु हुई, उससे उसके बजाय अगर तुलना करें कि इतने लोग ठीक हो गए, ठीक होने की तुलना की बात अलग है, उससे ज्यादा लोगों ने अपनों को खोया है। ये उस समय की या इस समय की सबसे बड़ी भयावह स्थिति को दर्शाता है, तो हम कुछ भयावह करके लिखे ना, तब तो हमें लगेगा कि हाँ ये हमारी संवेदना उससे जुड़ेगी। और साहित्यकर्ता क्या है? लोगों को आपस में कनेक्टिविटी एक काम करता है। साहित्य, जब साहित्यकार जो लिखता है या जो अपने पाठक को पढ़ाना चाहता है उसके मन में संवेदना जगाना चाहता है, क्योंकि ये समाज संवेदना से भी संचालित होता है। सिर्फ और सिर्फ आप ये समझो कि बिल्कुल लोगों से कटके चले, ऐसे करके करे, तब तो समाज में अराजकता की स्थिति आ जाएगी। तो मैला आंचल ने दो चीजों को, एक ममता के ममत्व को लिया कि अंचल विशेष जो है ये भारत भूमि का ही एक क्षेत्र है, माँ की अंचल में ही है, फिर ये इतना पिछड़ा कैसे, अति पिछड़े में कैसे आ गया, यहाँ इतनी बदहाली, भुखमरी, जहालत, महामारी, गरीबी, शोषण, सब कुछ ऐसे कैसे है? तो इसलिए इसको मैला आंचल नाम दिया गया। इसमें पंक्तियां भी कुछ है सुमित्रा नंदन पंत की कि भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। खेतों में फैला है श्यामल लेकिन धूल भरा मैला सा आंचल। तो उसमें बताया कि माँ आपकी एक तरफ तो हरियाली फैली है पर आंचल भी आपका बहुत धूल भरा है। यानी इस आंचल में हरियाली, अगर हरियाली की तुलना में देखे तो समस्याएं अनगिनत है। तो होपफुली मुझे जहां तक लग रहा है आपको ग्राम अंचल के बारे में ये चीजें बहुत ही क्लियर हो गई होंगी। अब तो आपको वो चीज भी क्लियर हो गया होगा कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। और जो लेखक है वो कहीं से भी बच के नहीं निकला है। उसने सुंदरता और कुरूपता दोनों को दिखाया, बहुत ही तटस्थ होकर, बहुत ही प्रतिबद्ध होकर दिखाया है। और मैलेपन की मात्रा को सुंदरता की तुलना में कहीं ज्यादा है, तो इस तरीके से उसने दिखाया है। और मैंने ये भी बता दिया कि अगर वो एक जगह का बताते तो फिर वो सीमित हो जाता और हमें सीमित करना नहीं था, क्योंकि ये उस समय का आपने देखना है कि समग्र रूप में दिखाना था। तो फिर भाई समग्रता में कोई चीज को देखना है तो फिर आपको भेदभाव उसको कैसे कर सकते हैं? भेदभाव आप नहीं कर सकते वहां पे। तो मुझे जहां तक लगता है कि इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब थोड़ी सी स्थिति आप देखिए कि मेरीगंज का एक थोड़ा सा ये प्रसंग बता देते कि मेरीगंज का नाम मेरीगंज क्यों पड़ा, है ना? आपको खुद लगेगा कि मेरीगंज का नाम मेरीगंज क्यों पड़ गया भाई, कुछ बात रही होगी मेरीगंज के पीछे। तो इसको थोड़ा सा आपको देखना है कि मेरीगंज का नाम मेरीगंज क्यों पड़ा।
हुआ कुछ ऐसा था कि उपन्यासकार इस तथ्य के बारे में भी उद्घाटित करता है बीच में, लेकिन हम अभी ही बता दे रहे हैं कि आपको मेरीगंज, भाई अब उसको पढ़ रहे इतना फेमस है तो मेरीगंज का नाम मेरीगंज क्यों पड़ा? होता नहीं कि कोई ऐसी घटना घटी हो और मेरीगंज। तो दरअसल ये मेरी जो थी ना, ये मेरीगंज आपने देखा कि जो मेरीगंज था, तो मैंने उपन्यासकार बताते हैं कि यहाँ पे इस गांव के नाम मार्टिन ने अपनी नई दुल्हन में मेरी के नाम पर मेरीगंज रखा था। तो आप देख रहे हो उस समय ढेर सारे अंग्रेज वगैरह अपने यहाँ पे वैसे ही थे। जब भी कुछ होता था हलचल, पता लगा दिल्ली दरबार लग रहा है 1911 में, खुश करना है। ऐसे ही एक महाशय थे मार्टिन, और मार्टिन की हालिया में ये हुआ कि ठीक है सगाई शादी और ये सब हुआ, मार्टिन से उनको प्रेम हुआ। और फिर ये हुआ कि मेरी नाम की जो लड़की थी, अब वो गांव में प्रवेश करने वाली है। तो सोचा भाई थोड़ा विकास काम करा दे, क्योंकि मेरी पदार्पण इनका हो रहा है भाई चहलकदमी, तो उनको लगना चाहिए ना कि कुछ गिफ्ट उफ्ट देना चाहिए। तो गिफ्ट देने के लिए उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाई गई। चलो भैया मेरी आ रही है, कम से कम सड़क बन गया। सड़क बनने के बाद अपनी नव विवाहिता पत्नी मेरी के लिए ये क्या किए, पोस्ट ऑफिस भी खुलवा दिए। पर यहाँ पे एक चूक कर देते हैं ये। चूक क्या करते हैं? चूक ये होता है कि गांव में सड़क है, पोस्ट ऑफिस तो है, पर ध्यान किसी को नहीं गया भैया अस्पताल बहुत जरूरी है, ये छूट गया। अब दिक्कत ये हुआ कि मेरी आई और हफ्ते भर में मेरी को क्या हो गया, जड़ैया ने चक दिया। उस हैजा वगैरह उस समय आप समझ रहे हैं, जैसे आज कोरोना है वैसे हैजा और कालरा और पता नहीं क्या क्या सारी बीमारियां, मलेरिया। आज तो आपको वो मलेरिया वगैरह की दवा आजकल तो बहुत ज्यादा हद तक ठीक हो जा रहा है, पर उस समय हैजा वैजा की स्थिति ऐसी थी कि साफ हो जाता था पूरी स्थिति। तो उस तरीके से उन लोगों को फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड हो पाती थी, तब वो कनेक्टिविटी नहीं थी। अभी तो देश आजाद हुआ है, बिल्ड हो रहा है सारा चीज। वो हफ्ते भर में आई और हैजा से उनको ये हुआ कि दवा वगैरह चल रही थी लेकिन नहीं हो पाया। और ये बेचारे क्या नाम है मार्टिन साहब, रोहताहट स्टेशन था वो गए, लेकिन ट्रेन वगैरह छूट चुकी थी। किसी भी हाल में मतलब इन्होंने मेरी को बचा नहीं पाया। तब इनको समझ में आया कि यार अस्पताल कितना जरूरी था। अच्छा दूसरों की समस्या पड़ती है तो समझ नहीं आता, जब खुद की मेरी चली गई मार्टिन की तो लगा यार अस्पताल कितना जरूरी है। तो उनको लगा कि ये भाई डिस्पेंसरी तो होना चाहिए था, हमने तो गलती कर दी। फिर उन्होंने भरसक प्रयास किया और कि किसी भी तरीके से एक डिस्पेंसरी खुलवाया जाए, और वो सब बात हुआ जमीन वगैरह का। अभी उपन्यास यही से शुरुआत होता है कि मेरी गंज गांव में मलेरिया सेंटर खुलने की व्यवस्था करवानी है। और उसी के लिए आप देखते हैं कि एक हीरो आता है इस गांव में, प्रवेश करता है डॉक्टर प्रशांत। भाई पढ़ा लिखा है डॉक्टर प्रशांत, विदेश जा सकता, अच्छी नौकरी कर सकता है। लेकिन ये कुछ आपने स्थिति देखी होगी, महाभोज उपन्यास पढ़ा, एक स्कॉलर वहां भी आया होता है महेश। और वो स्कॉलर क्या करता है भैया, वो पहले कहता है कि हमारे यहाँ पे तो स्कॉलर इसीलिए मिल रहा है, मतलब स्कॉलर हूँ और स्कॉलरशिप भी मिलता है जब आप पीएचडी वगैरह करते हैं, थीसिस लिखना होता है, सारी चीजें प्रोसेस में होती हैं। उसने साफ साफ कहा भाई देखो अगर हम इस गांव में उलझते हैं, सरोहा गांव वगैरह में, अगर यहाँ के पछड़े में पड़ते तब तो हमारा गया, और हमारी ये थीसिस वसीस तो रखी रहेगी। फिर आपने देखा विशु का दोस्त बिंदा कहता है एक बात बताओ भाई, जब तुम्हें थीसिस लिखनी है, तुम अपने को दिखाते हो कि तुम हम लोगों से जुड़ के रह रहे हो, तो सिर्फ क्या दिखाने के लिए हमारे गांव में आए हो सरोहा में? तुम सरोहा की जिंदगी तो जियो, जिंदगी जी के देखो हम किस हाल में गुजर रहे हैं। ये बिंदु जो विशु ने बोला है, और विशु को इन लोगों ने घाट चढ़ा दिया है मार के अपनी राजनीति के उस चक्कर में। आज सरोहा को इन लोगों ने राजनीति के केंद्र में लाया, जियो तो इस चीज को। और बेचारा प्रशांत भी, उसको दमखम लगता है, अरे प्रशांत नहीं, क्या नाम था उसका, महेश, हाँ महेश ये स्कॉलर था। उसको लगता है यार भाई सही कह रहे हो, ये जो थीसिस वगैरह लिखाते हैं सब बकवास है, ये किताबी ज्ञान के लिए है। क्यों हम पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि हमें हकीकत नहीं दिखाना है? महज को लगता है अब हकीकत दिखाना है, ये वो लेता है बिंदा के साथ। और फिर आप देखते हैं कि राजनीति के महाभोज में अंततः क्या हश्र होता है। बिंदा तड़पड़ा रहा है जेल में पड़े, महेश बाबू और साथ में जो जेलर होता है जो इनका साथ दिए होते हैं, उनकी क्या हसर होती है। और जितने उस समय मक्कार टाइप में लोग होते हैं वो सारे महाभोज करते हैं, विशु की लाश पर बैठ के महाभोज वो करते हैं। वो विशु जो दलित दमित उत्पीड़ित जनता का आवाज था, उस विशु को दबाया गया, उसके दोस्त बिंदा को दबाया गया,
जो सच बोला इस स्कॉलर को दबाया गया, जो इसका साथ दिया उसको दबाया गया, और जो जो ने अन्याय किया वो सब आज महाभोज कर रहे। यही है सबसे ज्यादा कलंक की स्थिति। इसलिए मनु भंडारी कही कि जो भी चेतनपूर्ण व्यक्ति होता है, समाज में इतनी विसंगतियां देखने के बाद उसकी कलम में अगर वो दम है तो वो शांत कैसे रह सकता है। क्योंकि सबके बस की बात नहीं है साहित्य लिखना, सबके बस की बात नहीं है किसी चीज को प्रकट भी करना, जब तक आपकी आंतरिक संवेदना उसके साथ जुड़ी नहीं। कुछ देर बाद वो दिखावटी लगता है। सेम थिंग प्रशांत के साथ हुआ। प्रशांत जा सकता था, इसको अच्छा अवसर भी दिया गया था, जाओ जाओ भाई विदेश, मस्ती करो, आराम से करो। जैसे गांधी जी को देखते हैं कि वो गांधी जी भी आप समझ सकते हैं कि उन्होंने वकील की किए और वहां पे वो अच्छे से बच सकते थे, उनकी इतनी अच्छी स्थिति थी। फिर एक गांधी जी भारत के एक प्रतिनिधि नेता के रूप में इस प्रकार आते हैं कि भारत की आजादी में जीवन भर संलग्न रहते हैं। किस प्रकार वो रह जाते हैं। इस तरह आपने तमाम लोगों को देखा कि जो जीवन में अपने बहुत आगे जा सकते थे, वो उनकी दृष्टि से, सिर्फ जीवन स्तर को उठाने की दृष्टि से, पर वो आज अमर हो गए, अजर अमर हो गए हमारे लिए, क्योंकि ये उनकी दृष्टि में थी, वो मानवतावादी बात थी। तो ये दो चीज होते हैं, दो, एक हम लोग लाइफ स्टाइल से किसी को चेक करते हैं, किसी के व्यक्तित्व से चेक करते हैं कि वो समाज में कितने भले के लिए आया है, तो दोनों चीजें दोहरा होती है। डॉक्टर प्रशांत ने भी अपने को न्यौछावर कर दिया है। महाभोज में आपने देखा था महेश को भी, उसने भी फिर साथ वाद दिया था। ये डॉक्टर प्रशांत बोला कि भाई मुझे तो जाना है, एक अति पिछड़े गांव को चुनना है, उधर जाके मलेरिया के बारे में, कि ये बीमारी कैसे फैलती है उसके बारे में थोड़ा पता लगाना है। अब ये कहानी, ये उपन्यास भी शुरू यहाँ से होता है। दिक्कत ये होती है कि डॉक्टर प्रशांत का ये मलेरिया का जो पूरा खुलने वाला है सिस्टम, वो उसके लिए कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट उसके देखने आते, पास वास करने, जमीन वगैरह का सारा मामला होता है। और ये जो गांव वाले, इनकी अशिक्षित और अज्ञानता को शुरुआत में ही दिखा दिया जाता है कि भाई तुम अभी पढ़ो तो उपन्यास, पढ़ने के पहले जान लो किसको पढ़ने जा रहे हो। ये इतना टोला है इस गांव में, एक दो टोला नहीं है, सब टोला है, और ढेर सारे टोलों के अपने अपने राजा महाराजा है। मतलब आप एकदम अद्भुत आपको लिखेगा कि भाई समाज देखना हो गांव को तो इसको देख लो। कौन टोले नहीं है इसमें, राजपूताना टोला नहीं है, या कायस्थ टोला नहीं है, या तत्मा छत्री टोला नहीं है, यादव टोला नहीं है, ब्राह्मण टोला नहीं है। इतने टोलों में संथाल वाला भी हो गया, तमाम टोलों में तो ये लोग बटे हुए हैं। और जैसे ही संदेश देता है भाई कोई बाहर से आया है, जबकि वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वाले आए होते हैं, वो पता करने वरने आए होते हैं, ये अपने को क्या करते हैं, ये अशिक्षित और अज्ञानी लोग जो मलेरिया वाले के लिए खोलने वो लेके आते, उसको मानते कि कोई आया है बाहर से डंडा लेके मिलिट्री वाला। इनको लगता है भाई जब देश आजाद हुआ तब कोई मिलिट्री वाला नहीं आया, आज गांव पे धावा कैसे बोल सकता है। इससे आपको लगता है कि ये गांव के लोग कितने भोले भाले, कितने अज्ञानी और कितने अंधविश्वासी और अनपढ़ हैं। ये जनजीवन की यथार्थ झांकी आपको इतने में पता चलती है। ये शुरुआत की मैंने कहानी बताई। तो मेरीगंज का मेरीगंज नाम क्यों पड़ा, पत्नी मेरी के नाम पे। पत्नी मेरी किसकी थी, मार्टिन की। बेचारा सड़क भी बनवाया, पोस्ट ऑफिस भी बनवाया, लेकिन चूक गया अस्पताल बनवाने से। अब अस्पताल के लिए कौन आ रहे हैं, डॉक्टर प्रशांत साहब। ये भी आ रहे हैं मलेरिया के लिए एक तरीके से वहां पे रिसर्च करने, एक अति पिछड़े गांव का उत्थान कैसे हो, तो ये कुछ अपना मोटो लेके आते हैं, लेकिन इनका लास्ट तक आप देखिए कि मोटो बदल जाएगा एकदम, मतलब उसी में खो जाते हैं, ये भी बिल्कुल महेश की तरह खो जाते हैं। और ये इस तरीके से मेरी के नाम पे मेरीगंज पड़ा। तो इससे आपको चल गया यहाँ पे, आप अब रहन सहन और गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं, ये सारी चीजें वो सब तो देखेंगे। अब तीसरी चीज मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, आपको पूरे मेरीगंज कैसे नाम पड़ा वो बता दिया, मैला आंचल नाम कैसे पड़ा वो बता दिया, आपको सिलेबस के बारे में बता दिया अच्छे से। अब मैं इसके बाद जितने इस गांव में टोले टोलियां हैं उनके बारे में बता देती हूँ। इतना टोला टोली जब बता देंगे ना, तो कम से कम जब आप मेरे साथ उपन्यास में जुड़ेंगे, जो सबसे ज्यादा समस्या आपको लग रही होगी, मुझे जहां तक लग रहा है, जो मैंने, क्योंकि दिव्या उपन्यास में तो मैंने आपको स्टार्टिंग में करा दिया था, फिर मैंने गलती ये की कि मुझे पहला वीडियो यही बनाना चाहिए कि आपको चीजें पहले समझ में आ जाए, फिर आगे उपन्यास कंटिन्यू करें। फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप साथ में लंबे समय तक कैसे चलते हैं और उसको कितना पूछते हैं। हालांकि एक दो लोग ऐसे हैं जो बराबर क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो पूछ रहे हैं, क्योंकि जुड़े रहना, पढ़ना, अगर आपका ये सिलेबस, ये आपका क्या नाम है, ऑप्शनल है, वैकल्पिक विषय है, तो थोड़ा सा शोध और मंथन, विचार मंथन तो करना है भाई। विचार मंथन करने के बजाय अगर आप इस चीज नहीं करते तो चीजों को लेके आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अगर सपाट पढ़ के ऐसे सतही पढ़ के रख देते हैं। तो इस उपन्यास में आपको हम समझाते हैं कि जैसे एक गांव है, पहले तो आप एक गांव की फोटो देखिए तो आपको ये अंचल थोड़ा सा
समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक गांव बना लिया, ठीक है, और इसमें आपको देखने को मिल रहा है, मान लीजिए ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक गांव ये देखने को मिला, एक गांव ये देखने को मिला, एक गांव ये देखने को मिला। हमने कहा मान लीजिए ये गांव है एक छोटा सा, मान लीजिए ये एक गांव छोटा सा ये हो गया। ऐसे ही देख लीजिए, एज्यूम करिए एक छोटा सा गांव ये हो गया, पड़ोसी गांव ये हो गया, पड़ोसी गांव ये हो गया, पड़ोसी गांव ये हो गया, और मानिएगा ये पूरे गांव एक है, मेरीगंज। अब इस मेरीगंज में समस्या ये है कि इसके भी एक राजा है, एक राजा इसके भी है, एक राजा इसके भी है, एक राजा इसके भी है। जैसे आज आप देखते हैं कि अगर पूरे भारत में आप देखें तो आप कहते हैं कि दिल्ली में एक केंद्रीय सत्ता है और बाकी जगह स्टेट गवर्नमेंट है ना? और इस गांव में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब अपने आप में, सेंट्रल पावर तो छोड़िए, स्टेट पावर में भी सब दमखम वाले हैं, सब लाठी उठाने वाले हैं। अब आपको ऐसा एज्यूम हुआ कि ये 4-5 गाँव का मैंने टोली बना दिया। वो गाँव में टोला-टोली होता है ना आपकी, ये टोले वालों ने वो टोले को कह दिया, अब उस टोले की पिटैया करेंगे। और ये तो कैसे होता है, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा, अगर इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा भी पढ़ा होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति क्या हुई थी। जो अटलांटिक महासागर से लगने वाले जितने थे, तो अमेरिका ने, जो सामने वाला यूएसएसआर था, रसिया था, जो उस समय का तत्कालीन सोवियत संघ था, तो बोला भाई देखो, अगर सामने से तुमने वार किया, तो वार करने के बाद ये जो नाटो वाले हैं ना, उसने एक अलायंस बना लिया कि अगर किसी से, जो अटलांटिक वाले यूरोप से और इधर से उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से लगने वाले जितने भी देश हैं, अगर यूएसएसआर की तरफ से एक लोग ने गोली बारूद वो कराया, और जितने लोग संगठन में सम्मिलित हैं, अगर एक पे भी आया तो मैं मानूंगा ये पूरे गांव पे है। इसका मतलब कि नाटो करके उन लोगों ने ऐसा सीधे कर दिया कि भाई एक पे करे मतलब सब पे लाठी डंडा चढ़ेगी। हालांकि इसमें एक चीज अंतर देखेंगे, यहाँ पे है तो गांव तमाम, लेकिन हर एक टोली के अपने अपने सबके राजा महाराजा हैं। तो होपफुली आपको ये थोड़ा सा मैं इमेजिन करके बता पाई हूँ सिचुएशन को। अब रियल इसकी समस्याओं पे आते हैं, है ना भाई, समस्या पे इसके आते हैं। हाँ, तो सबसे पहले समस्या में हमने बता दिया आपको कि एक गांव है ना, आपने देख लिया गांव, और गांव में भी आपने देख लिया कि गांव में भी आपने देख लिया पूर्णिया मेरीगंज, ये आपका हो गया मेरीगंज। चलिए भैया, मेरीगंज हो गया। हमने कहा मेरीगंज में एक लोग नहीं है, मेरीगंज में तमाम लोग हैं, कई टोले हैं। उस टोलों में अब एक टोले के बारे में हम बात करेंगे, टोला नंबर 1, ऐसे ही टोला नंबर 2, ऐसे ही टोला नंबर 3, ये कई टोले हैं। और टोले में सबसे पहले हम किस टोले के बारे में आपको बताएं, सबसे पहले हम टोले के बारे में आपको बताते हैं भैया, एक एक टोले के बारे में बताना पड़ेगा आपको। तो इस टोले में सबसे पहले नंबर 1 पे जो टोला आता है, उसका नाम अगर देखें, ये पता नहीं क्यों इसका थोड़ा सा मिट जा रहा है, तो थोड़ा बोल के बता रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। देखिए, ये टोला नंबर 1 अगर देखें, ये पहला टोला है। चलिए हाइलाइटर का यूज कर ले रहे हैं और बस समझा दें आज का वीडियो। तो ये पहला टोला है, तो हमने कहा कि इस टोले का नाम क्या है, मान के चलिए इस टोले का नाम है राजपूत, है ना, ये राजपूत टोला है, ये राजपूत टोला हो गया। इसी राजपूत टोले को क्या नाम कहते हैं, ये राजपूत टोले को सिपहिया टोला भी कहते हैं। और इनके सरदार महोदय कौन है, राम कृपाल। तो एक लोग राजपूत टोला का नाम लिख देते हैं, एक राम कृपाल का नाम लिख सकते हैं, तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है, एक टोला हो गया और राम कृपाल उसके वो हो गए। उनके बेटे हैं शिव शक्कर सिंह, उनके बेटे हरगौरी सिंह। और इस पूरे गांव में हिसमेरीगंज में दो बहुत ही तगड़े वाले लोग हैं। एक आपको नाम सुनने को मिलेगा कालीचरण, जो यादव टोला का है। ये टोला हो गया, ये तो आपको बता दिया कौन सा टोला है। ये कौन सा टोला था, ये यादव टोला भी बता दे, यादव टोला। टोले तो वैसे यहाँ पे कई है, लेकिन ठीक है, पहले 2-3 टोले के बारे में बता दे, जो तगड़े वाले होते हैं उनको पहले बताना होता है। एक राम कृपाल सिंह है, इन्हीं के टोले में एक तगड़े कौन है, बेटा, पहले राम कृपाल का बेटा शिव शक्कर सिंह होता है, उन्हीं का बेटा हरगौरी सिंह होता है, जो आरएसएस से दोस्ती वगैरह भी उसकी होती है, थोड़ा गुस्से वाला होता है। तो ये थोड़ा गुस्से वाला है ना, इसलिए हरगौरी को याद कर लेना है।
हरगौरी हो गए इधर से। दूसरा जो यादव टोला है, वहां पे एक खिलावन होते हैं, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। यहाँ यादव टोला में खिलावन होते हैं। अब ये पतला वाला पेन चल नहीं रहा तो मुझे ऐसे ही करना पड़ रहा है। तो यादव टोला जो है यहाँ पे जैसे यहाँ पे रामकृपाल इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसे खिलावन यहाँ पे है। और उसी में आप देखते हैं कि खिलावन जो टोला है, उन्हीं का बेटा सकलदीप होता है। और सकलदीप के अलावा ये सब तो इस टोले में होते हैं, लेकिन इस टोले में जो थोड़ा सा प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति होता है, वो कुकरू होता है। कुकरू, वो कुकरू कौन होता है? कुकरू का नाम कुछ ज्यादा ही फेमस हुआ रहता है। उसका बेटा होता है कालीचरण। और मेन मैं बता रही थी ये कालीचरण, इसको ध्यान रखना है। ये कालीचरण ने कसम खा रखी है कि ये जो हरगौरी है ना, इसके साथ इसका 36 का आंकड़ा है। यानी राजपूत टोला में एक अंतर दिखाए आपको। तो अगर हम ये बात करें कि एक राजपूत टोला ले लीजिए, एक यादव टोला। इन यादव टोला में जो हरगौरी साहब है और ये कालीचरण साहब है, इन दोनों का पूछिए मत, 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो आपने देखा कि एक आपने राजपूत टोला के बारे में देखा, एक यादव के टोले के बारे में देखा। मैंने कहा एक तीसरा टोला भी है। अब तीसरा टोला आप कायस्थ का टोला लीजिए। ये राजपूत हो गया, यादव हो गया, एक कायस्थ का भी टोला है। मतलब ये देखिए कि गांव इतना टोलों में बटा है कि पूछिए मत। कायस्थ टोला है। अभी ये दोनों टोले तो थे ही, राजपूत यादव टोला। यहाँ पे हमने हरगौरी का नाम ले लिया, यहाँ कालीचरण का नाम ले लिया। ये जो कायस्थ टोला है ना, ये तहसीलदार, यहाँ पे कायस्थ टोले, ये सब कहते हैं कायस्थ को, जो निम्न वाले थोड़े से होते हैं वो कहते हैं कि ये सब तो मालिक हैं, ये कैद टोला है। और वही कैद टोला से निकल के आते तहसीलदार करके होते हैं ये विश्वनाथ। अब देखिए थोड़ा सा इसको हमको मिटाना भी पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इतना ज्यादा हैवी हो जा रहा है कि लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल हमने 4 टोले के नाम बताए थे, आप इसे इमेजिन कर सकिएगा कि 4-5 जो टोले हैं मैंने ऐसे ही बना दिया। और अभी फिलहाल मैं आपको कौन सा टोला पढ़ा रही हूँ, अभी मैं आपको कौन सा टोला बता रही हूँ, ये कौन सा टोला बता रही हूँ। अभी जो आपको बता रही हूँ कायस्थ टोला के बारे में। ये कायस्थ टोला है। कायस्थ टोला में ही हमने एक नाम बताया आपको। कायस्थ टोला में, इस कायस्थ टोला में जो व्यक्ति आते हैं, उन व्यक्ति का नाम क्या होता है? इस कायस्थ टोले में जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त, वो विश्वनाथ होते हैं। ये विश्वनाथ होते हैं, तहसीलदार होते हैं विश्वनाथ प्रसाद। और इनकी बेटी होती है, बेटी का नाम क्या होता है इनकी? कमली, कमला जो भी कहते हैं। ये जब डॉक्टर प्रशांत आएंगे ना, उनका प्रेम प्रसंग इन्हीं कमली से चलता है। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में हो गया। कमली, ये विश्वनाथ प्रसाद की, ये विश्वनाथ तहसीलदार यहाँ के हैं। और उस समय राज परबंगा ऐसे करके वहां के तहसीलदार थे। इनके घर में सहायिका सिलिया भी होती है, सुमृत दास सहायक होते सूचना देने का काम। तो उतना ज्यादा विशेष आपको देखना नहीं है। फिलहाल आपको जो टोले का नाम था, एक राजपुताना में टोला आपको बता दिया, और राजपुताना में आपको बता दिया कि हाँ वो राम कृपाल, उनके बेटे हरगौरी सिंह तो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, नंबर 1। दूसरा हमने यादव का टोला आपको गिरा दिया था। और यादव को टोले में हमने बताया था कालीचरण। कालीचरण काली क्रिया खाए हैं कि हम उनको मारेंगे, क्या नाम है? राजपूत टोला को। राजपूत टोला में बेटे हरगौरी सिंह को, तो उनका खुद का अपना वो होता है। बाकी तीसरा तो हमने आपको ये कायस्थ टोला पढ़ा दिया। और कायस्थ टोला में बताए तहसीलदार महोदय हैं जो लास्ट तक रहते हैं, और इनकी बेटी कमली, कमली का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, तो कमली हो गई। और सहायिका वगैरह होती तो उतना ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा एक टोला होता है, अब ब्राह्मण टोला कैसे नहीं आएगा, तो एक ब्राह्मणों का भी टोला है ना, ब्राह्मण का टोला है। तो ब्राह्मण के टोले में अगर आप देखेंगे, तो ब्राह्मण टोला में कौन कौन आता है? ब्राह्मण टोला में एक आते हैं, नाम उनका होता है जातकी काका। ये बहुत कलाकार काका होते हैं। ये जातकी काका होता क्या इनके साथ, ये तीन तीन चार चार 4 विवाह इनका होता है, एक दो नहीं होता, 4 विवाह होता है। और अच्छी बात ये है कि एक भी पत्नी इसमें नहीं रह जाती है। और समस्या क्या है? वही विकराल समस्या। सबसे बड़ी समस्या इस गांव में क्या है? बीमारी। इस गांव की सबसे बड़ी बीमारी है हैजा, मलेरिया, ये। लेकिन उससे भी बड़ी बीमारी है जात की काका जैसे लोगों की, कि वो अंधविश्वास के आगे इतना अपने को समर्पित कर चुके होते कि कुछ भी हो जाए, पर वो समर्पित नहीं करने वाले अपने आप को। इनकी 4 बीबियों का अलग अलग तो होता है, जैसे इनकी बीबी कोई हैजा से, कोई हुक्का से, कोई जिद के चलते भी। और एक बीबी तो लास्ट टाइम में माँ बनने वाली है, वो ऐसी स्थिति में कि उसको उसका दवा नहीं हो पाया, वो दवा की वजह से। और ऐसा नहीं है कि अब डिस्पेंसरी नहीं है, मेरी जैसी स्थिति है, अब डिस्पेंसरी है। पर ये जो जातकी काका है, वो किसी डॉक्टर को अपनी बीवी को उनके डॉक्टर के पास नहीं दे सकते, क्योंकि
डॉक्टर देखेगा, इनके आन बान शान के खिलाफ जाएगा। और फिर आप सोच सकते हैं ना कि कैसी, मतलब ये कैसी स्थिति इन लोगों के पास होती थी। जैसे अभी भी देखेंगे कुछ ऐसे आपके पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऐसा देखेंगे, कुछ अभी भी ऐसे राष्ट्र हैं जो एक तरीके से इतने संकीर्णता और मानसिकता से इतने सिकुड़े वाले लोग होते हैं कि वो लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि लड़कियां जाएंगी तो वो गलत कर देंगी। अभी आपने महिला आयोग की किसी लेडीज का ऐसा सुना भी था कि महिला लड़कियों को मोबाइल इसलिए नहीं देंगे कि वो बर्बाद हो जाएंगी। इसका मतलब लड़कियों को मोबाइल देने से बर्बाद हो जाएंगी, लड़कियां नहीं, लड़के नहीं होंगे। अभी भी सोच में आप चाहे जितना किसी को उठा दे, और जबकि वो महिला आयोग के कुछ थे, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आपको सुनने को मिल सकते हैं। फिर जबकि काका में और उनके में अंतर क्या रह गया, सोच सकते हैं आप। इनके अलावा ये ब्राह्मण टोला के हो गए और 4 पत्नियां थी, और उसमें से हमने बताया कि एक भी बच्ची बच्ची नहीं। और जातकी काका भी लास्ट समय में क्या हुआ था, इनको भी लकवा उकवा मार दिया था और इस तरीके से उनका वो भी निगल लिए थे। इन टोलों के अलावा एक टोला और है जो मैंने सबसे अलग कलर कर दिया है, ये टोला। इस टोले को आपको ध्यान रखना, ये है टतमा टोला। और टतमा टोला ऐसा टोला है जिसको हम कहेंगे कि ये निम्न जाति का टोला है। ये कौन सा टोला है, निम्न जाति का। और यहाँ पे एक एकदम खास किरदार, जैसे जातकी काका ने 4 रिकॉर्ड बनाया था शादी करके, ऐसे इसमें एक किरदार आती है फुलिया, जो कि विधवा होती है। पर भले ही कितनी भी समस्या हो, फुलिया जो थी, फुलिया के पापा थे महमूद दास। ये फुलिया ने भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार लोगों से इसका चक्कर था। एक बार वो सहदेव मिस्र के साथ शादी होती, तो कभी खलाजी के पास जाती, तो कभी पैटमान जी के पास जाती, तो तीन तीन चार चार प्रेमियां थी। और फुलिया का ही कुछ लोग अनुकरण करने वाले थे। अच्छी चीजों का अनुकरण का नहीं पता, लेकिन फुलिया को गांव की लड़कियां अनुकरण करना चाहती थी। और पूरे गांव की सरदारनी के नाम पे एक नाम था, जो सरदारनी थी एक तरीके से लड़कियों की, रमजू दास थी उनकी पत्नी थी। और एक राम पिपड़िया का नाम सुनते हैं, राम पिपड़िया बिल्कुल इसको फुलिया को फॉलो करना चाहती, भाई फुलिया एक दो नहीं तीन चार कैसे चक्कर में लगा लेती है। तो कुल मिला के आपने इन सारे टोले ओले के नाम पढ़ा, एक आपका संथाल टोला भी आ जाता है, तो बहुत सीधा साधा टोला होता है। फिर एक मठ के बारे में पढ़ते हैं, तो मठ के बारे में भी अलग से बताते हैं। फिलहाल मुझे जहां तक लग रहा है आपको कि ये वाला टोला नंबर 1 क्लियर हो गया आपको, राजपुताना टोला। एक नंबर का एक था गुस्से वाला आदमी, उसका नाम क्या था, कालीचरण, उसका नाम क्या था, बेटा हरगौरी था, वो जो राम कृपाल के बेटे, फिर उनके बेटे हरगौरी। दूसरा हमने बता दिया यादव टोला का, कालीचरण एक नंबर का था, तो ये दूसरा नंबर का टोला हो गया। तीसरे नंबर का टोला मैंने कौन सा टोला बताया था, तीसरे नंबर का, हाँ, तीसरे नंबर का टोला जो था जातकी काका वाला, ये ब्राह्मण थे, एक नंबर के अंधविश्वासी, चार चार शादियां किए थे। और इसके बाद था कायस्थ टोला, यहाँ के देवी विश्वनाथ जो क्या थे, जिनकी बेटी कमली थी, जिनका प्रेम प्रसंग चलेगा, जो डॉक्टर प्रशांत आएंगे। तो ये कुल मिला के आपको 4 टोले यहाँ बता दिए। एक सबसे अलग टोला बताया था ततमा टोला, ये निम्न जाति का था, और यहाँ की सबसे खास अगर देखेंगे तो फुलिया फुलिया का जलवा था। इतने तो टोले हो गए, और छोटे बड़े जो टोले हैं उतना ज्यादा फेमस भी नहीं है सारे। इन टोलों के अलावा अब ऐसा नहीं कि सब टोले में बटे थे भाई, मठ वठ भी तो होगा, मंदिर वंदिर भी तो होगा। तो यहाँ पे मठ है, एक कबीरपंथी मठ है, कबीरपंथी मठ है, कबीरपंथी ये पंथी है, कबीरपंथी मठ है। एक कबीरपंथी मठ के अलावा एक पुपड़ी मठ भी है यहाँ पे, पुपड़ी नाम है, एक पुपड़ी मठ भी है। ये कबीरपंथी जो मठ है, यहाँ पे एक महंत सेवादास हैं, बहुत कलाकारी करते हैं इनके बारे में। महंत सेवादास जो होते हैं, एक छोटी सी बच्ची 8-9 साल की बच्ची होती है, उसको इतना वो यौन शोषण उसका करते हैं। तो ये सेवादास जो है, कहने को ये महंत है, लेकिन एक नंबर के महंतगिरी के रास्ते को छोड़ के आगे निकल चुके हैं। और इनका छोटा महंत रामदास होता है, वो भी उसी तरीके से होता है। और जो दासिन होती है इनकी, वो लक्ष्मी होती है, जिसके साथ ये बहुत दुर्व्यवहार करते हैं जीवन पर्यंत, बाद में अंधे वंधे हो जाते हैं, और इस तरीके से इनका अंत होता है। और पुपड़ी मठ जो है, पुपड़ी मठ से ही बिलोंग थोड़ा सा ये करता है प्रशांत, क्योंकि प्रशांत के साथ घटना ऐसी हुई है कि उसकी माँ ने उसको गंगा में, आप कह सकते कोसी में, वहां पे बहा दिया था। वो कह रहा था कि प्रशांत का, तो मुझे तो ये बात नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि माँ को कोई ऐसा संकट रहा होगा, तभी मुझे ऐसा छोड़ दिया। और उनको पा जाते नेपाल उपाध्याय परिवार के लोग, और वो ला के एक यही मठ में एक स्नेहमयी होती है, स्नेहमयी स्त्री, उनको सौंप देते हैं कि भैया आप पालिए उलिए। बाद में स्नेहमयी बनारस चली जाती है, और बनारस जाने के बाद वो आती वाती नहीं है, तो कुछ ऐसा होता है। तो प्रशांत का ना जाति पता, ना पाति पता, ना कुल पता, ना कुछ पता, वो स्नेहमयी को माता मानते थे, लेकिन कुछ दिन बाद स्नेहमयी भी निकल ली थी। तो प्रशांत की ऐसी स्थिति थी, लेकिन वो पुपड़ी मठ में रह के
MBBS वगैरह पटना कॉलेज से किया और फिर वहां से करके बढ़िया डॉक्टर वॉक्टर बन गया है। और यही जो प्रशांत है, डॉक्टर प्रशांत, इसी को आप चाहे नायक कर लो, चाहे कर लो, कुछ भी कर लो, यही बेचारा यहाँ पे आता है कौन से गांव में, मेरीगंज में, और मेरीगंज में मेरीगंज का होकर रह जाता है। इसी को चाहे तो ये अपनी अच्छी लेविश स्टाइल जी सकता था, लेकिन नहीं, यही आया था लोगों को सुधारने के लिए। और इसके अलावा ये तो सारे टोले टोली के बात बता दिए। इसके बाद बीच में आप कह सकते हैं कि राजनीति नहीं आती, तो ऐसा नहीं है। राजनीति के भी प्रसंग अच्छे खासे इसमें उठते हैं। राजनीति के प्रसंग कुछ इस रूप में उठते हैं। ये तमाम टोलों के बारे में बता दिया। फिर इसमें हमने कहा कि राजनीति के प्रसंग कैसे उठते हैं। राजनीति के प्रसंग में अगर हम देखेंगे तो इसमें राजनीतिक प्रसंग में आप उस समय का अगर देखेंगे तो ऐसी स्थिति कैसी थी। कांग्रेस उस समय सत्ता में थी, कांग्रेस ही तो थी। इसमें चल क्यों नहीं रहा है व्हाइट कलर। हाँ, वो शिट, 1 मिनट। व्हाइट कलर देखिए, एक तरीके से अगर देखें तो इस समय सत्ता में कौन था, सत्ता में कांग्रेस का, सत्ता में कांग्रेस था। और कांग्रेस के बारे में अगर कहा जाए तो मेन वही था, कांग्रेस ही था अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस सत्ता में है, यही के आप बराबर नाम सुनते हैं, वो जो हमारे सबसे बड़े बड़े नेता हैं, चाहे महात्मा गांधी को, तो इनका प्रोनाउंसिएशन होता तो गांधी जी को गांधी और ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, ऐसे नेहरू जी को कहते हैं जैसे ही बोलता है गांधी नेहरू, है ना, लेकिन वो अपने उसमें कहते हैं राजेंद्र बाबू, ऐसे करके तमाम नाम लेते हैं। तो एक तरफ ये था, एक तरफ सोशलिस्ट पार्टी था, सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी टाइप में हो गया। उसी में आप देखते हैं कि बाद में वो भी राजनीतिक पार्टी का होता है, जिसमें वो कालीचरण जो 1 नंबर का होता है, कालीचरण किसका होता है, यादव टोला का शायद, और उसका टकराव होता है राजपूताना टोला से, हरगौरी से, एक कालीचरण शामिल हो जाता है, वासुदेव होता है वो शामिल हो जाता है। ये सब यहाँ से शामिल हो जाते हैं और गांव में जाते हैं कि भैया अब हम लोग राजनीति चढ़ेंगे, और ये द्वंदात्मक भौतिकवाद किताब वगैरह भी पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे एक ऐसे ही चरित्र कर्मकार का भी जिक्र होता है। और इस सभी के अलावा एक जो बहुत ही खास लोग इसमें आते हैं, नाम उन लोगों का आता है जो कांग्रेस वगैरह में महात्मा गांधी के एक पक्के वाले समर्थक होते हैं, वो नाम है बावन दास। आपने देखा था बावन दास पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया था। एक्चुअली बावन दास ना बहुत ज्यादा सोच भी रहे थे देश के बारे में, इसलिए थोड़ा सा नायक की भूमिका में तो उस तरीके से नहीं है, क्योंकि नायक तो अपने आप में ग्राम अंचल ही है, तो नायक तो किसी को श्रेणी में नहीं रखा गया, लेकिन बावन दास को उस श्रेणी में डाला जाता है कि बावन दास ने क्या किया था। ये बावन दास को क्यों, ये बौना थे, ये भी था इनकी विशेषता। ये गांधी जी के पक्के वाले समर्थक थे, 1 नंबर के समर्थक। एक बावन दास थे, एक बलदेव सिंह थे। बालदेव सिंह एकदम अहिंसावादी, तो एक बालदेव सिंह हो गए, एक बावन दास हो गए। और ये वो जो मठ में लड़की थी ना रामदास, वो मठ में लक्ष्मी, ये थोड़े से उस पे लट्टू भी होते, तो वो थोड़ा सा वो प्रसंग है, तो वो तो जब हम उपन्यास पढ़ेंगे वो सारी चीजें आ ही जाएंगी। फिलहाल आप बावन दास को देखिए तो बावन दास, हाँ भाई, ये इन्होंने कर्मठ वाला काम थोड़ा किया था, लगातार इस संघर्षरत रहे। इनसे 1-2 बार गलती भी हो गई थी अपने जीवन में। एक बार लालच आ गई थी, जलेबी खा लिए थे, उसके लिए अनशन पे बैठना पड़ा। एक बार एक गलत निगाह चली गई तो अनशन पे बैठना पड़ा। मतलब एक ब्रह्मचारी का जीवन बावन दास ने अच्छे से काटा था। तो ये कुछ हमने क्या अभी को बताया आपको, ये सारे टोला के बारे में बता दिया। तो आपको होपफुली यहाँ पे अब क्लियर हो गया होगा कि अलग अलग टोला कौन है। तो अभी एक राजपूताना टोला लीजिए, एक कायस्थ टोला ले लीजिए, मान लीजिए ये यादव का टोला हो गया, और यादव के टोला के अलावा भैया इतने टोला है कि कंफ्यूज हो जाएंगे। एक संथाल वाला हो गया, ठीक है, एक ब्राह्मण वाला टोला हो गया, और ब्राह्मण के अलावा कौन सा टोला भैया, 4-5 तो हो गया, राजपूताना हो गया, कायस्थ हो गया, यादव टोला हो गया। हाँ, एक ये मान लीजिए कि एकदम इलाका, मान लीजिए ये अच्छा वाला है तो ये अच्छे लोग का, एक ततमा क्षेत्रीय टोला हो गया जो बहुत ही ज्यादा निम्न जाति वाला है। तो कुल मिला के इतने टोले टोले हो गए, और 1-2 मठ वगैरह का नाम भी हो गया था, आप पुपड़ी मठ का और इन सब का नाम का जिक्र सुन लिए थे, वो सारे मठ का नाम भी सुन लिया था। तो ये पूरे उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे, इन टोला टोली को याद रखेंगे, सारे जितने भी हैं, और किरदार को भी, जो मैंने खास खास किरदारों का नाम बता दिया, उनको याद रखेंगे। अब मुझे जहां तक लगता है कि इसके बाद अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे तो उपन्यास के साथ चलेंगे तो उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। आपको दिमाग में क्लियर हो गया मैला आंचल से मैला आंचल नाम क्यों रखा गया, मेरीगंज का मेरीगंज नाम क्यों पड़ा, उपन्यास के लेखक भणेश्वर नाथ रेणु क्या ऐसी कोरी कल्पना करके लिख दे कि या वो जमीनी धरातल से कभी जुड़े रहे, मैंने ये भी बता दिया। मैंने इस प्रसंग में जब शुरुआत में उन्होंने लगाया कि समाज में क्या देखने को मिलेगा पूरे इस उपन्यास में, वो भी बता दिया।
इससे क्वेश्चन कैसे आते वो भी आपको क्लियर करा दिया। इसमें कितने टोला टोली गांव में है वो भी बता दिया, ताकि आप उपन्यास को पढ़ते समय उस चीज को कनेक्ट कर पाए। अब इसके अलावा अगर मेरीगंज के बारे में बताया जाए, तो मेरीगंज के बारे में क्या चीज और बताएंगे कि मेरीगंज जो है मैला आंचल हिंदी का आंचलिक उपन्यास है। वो गोदान जैसे लिखा गया है। तो गोदान ने भी एक समय आया था तो उसने क्रांतिकारी दुनिया में एक हलचल मचा दिया था। सेम थिंग यहाँ भी है। मैला आंचल भी उसी तरीके से एक गांव के पिछड़े हिस्से को प्रतीक माना गया पूरे भारत का। लेखक ने स्थानीयता का रंग चढ़ाए बिना इसको अच्छे से लिख दिया है। और खास बात ये भी है कि जो रेणु जी हैं वो किस विचारधारा के हैं, सोशलिस्ट टाइप में, समाजवादी हैं। थोड़ा सा वेलफेयर वाला नहीं होता तो कोई कैसे इतना ज्यादा लिखने का प्रयास करता। तो थोड़ा सा नेचर भी होना चाहिए ना। तो इसलिए वो विचारधारा के मुंह थोपने से बचे हैं। यदि वे समाजवादी मूल्यों को आधार बनाती तो पूरा खतरा था, दुख ज्यादा दिखता और सुख कम, और ज्यादा हावी हो जाते तभी उनको उस तरीके से देखने को मिलता। तो यथार्थ की दुखात्मक सुखात्मक दोनों पक्षों की ईमानदारी से जो प्रकट किए हैं, सूल है धूल भी है, ये बहुत ही सफल आंचलिक उपन्यास में इसको कन्वर्ट कर देता है। और एक चीज आपने देखा होगा कि इतनी सूक्ष्मता से अंकन करते हैं कि वो ये पूरा गांव जो है वो बसा कहाँ पे है, कौन सी स्थिति है उस गांव की, लोकेशन, ताकि आपको साफ साफ पता चले दिल्ली से कहाँ है। लोकेशन एकदम क्लियर कट होना चाहिए। और जब उपन्यास की आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत की उपन्यास में आपने देखना है कि जैसे ही आप उपन्यास में एंट्री करेंगे, सबसे पहले उस उपन्यास में आपको क्या बताया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कोई फोटो वगैरह लगा हुआ है, हाँ मान लीजिए यही है। जैसे आपने यहाँ पे मेरी गंज में प्रवेश किया, मान लीजिए आप उपन्यास में एंट्री करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मेरीगंज है। यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करते हैं ना, तो सबसे पहले इसका भौगोलिक आवरण इन्होंने बताया, जो कि मैंने बताया कि भौगोलिक आवरण क्या है। फिर यहाँ के अंदर ही प्रवेश करते हैं, लोग कैसे हैं, किस किस टोले में कौन कौन बटे हैं, कैसे कैसे सोचते हैं, कौन बाहर से व्यक्ति आता है इनके कल्याण के लिए करता है, कितनी माली हालत है। तो सबसे पहले मैला आंचल हिंदी का प्रतिनिधि इसलिए भी है कि सबसे पहले ये आंचल अपने भौगोलिक पक्ष में सबसे पहले बाहरी उसका मेरीगंज का बताता है कि स्थिति रोहतक स्टेशन से 7 कोस दूर पूरब में है, और बूढ़ी कोसी के पार करके जाना होगा। ये सब बताएंगे अभी उपन्यास में, सब चलता रहेगा। फिर मेरीगंज का बताया कि देखो भैया ये मेरीगंज बड़ा सा गांव है, गांव के लोग 12 बरन के लोग इसमें रहते हैं, गांव के पूरब में धारा है, कमला नदी बहती। तो मतलब आपको पता चल रहा है अच्छा ये गांव ऐसे ऐसे है। इसके बाद उसमें प्रवेश करते हैं उसके सामाजिक जीवन में। अब जैसे ही मेरीगंज में, कि मेरीगंज में क्या है, जाति की समस्या है भैया, इतना विद्यमान है कि आप पूछ नहीं सकते। प्रशांत को तो, डॉक्टर प्रशांत को लगता है, जब मैं गांव में एंट्री किया तब तो उनको लगा कि यार भाई जात भी इतनी बड़ी चीज होती है, मैं तो कभी सोचा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था मैं किसकी, मेरी माँ कौन है कौन है। यहाँ पे जाके आपको नारी की स्थिति दिखती है, एक से बढ़ के एक नारी आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको नारी का स्थान भी उस समय का दिख जाएगा कि आप देखो तो नारी की स्थिति क्या थी उस समय की बयां हो जाती है। इसके अलावा नारी की स्थिति में धार्मिक विकृतियां, अंधविश्वास के नाते तो जात की कातका ने 4 4 स्त्री उनकी चली गई। लास्ट वाली तो डॉक्टर होते हुए भी सुई नहीं लगवाई। यानी अंधविश्वास तो इनके चढ़ गए बोला। यानी धार्मिक विकृतियां इतनी विद्यमान है कि कह नहीं सकते। आर्थिक जीवन भी आपको देखेंगे तो तंगहाली से इनके आर्थिक जीवन भी बहुत ही ज्यादा है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है। आपको राजनीतिक पक्ष देखना है तो राजनीतिक पक्ष भी देखेंगे। राजनीतिक पक्ष में भी अगर आप देखेंगे तो ढेर सारी आपको खामियां देखने को मिलेगी। यहाँ का सांस्कृतिक पक्ष, तो सांस्कृतिक पक्ष भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें इस एक उपन्यास में आपको देखने को मिलेगी। पर आज का वीडियो ना अगर हम करेंगे इन सारे पक्षों को लेके तो उद्घाटित करने में बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि जब पूरा उपन्यास हम फिनिश कर लें, फिर एक लास्ट वाला सेशन लेंगे। उनमें जब तक हम पूरा उपन्यास समझ चुकेंगे, पूरी कहानी देख लेंगे उस चीज का, फिर हर एक पक्षों पे बात करेंगे। उन पक्षों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करेंगे। होपफुली तब वो हमारा जस्टिसफुल होगा। अदरवाइज अगर हम संक्षेप में सोचे अपना काम निकाल लेंगे तो मेरी समझ से परे है कि आप फिर उस चीज को कैसे कर पाएंगे। तो अभी के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि इसमें ये जो जितना भी चीजें हम लोगों ने देखा है, ये हमने सारी चीजों को लगा उगा दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। और इसको जो मैला आंचल उपन्यास है, अभी तो मैंने इसको फर्स्ट में इसलिए करवा दिया कि कुछ लोगों ने ऐसा रिकमेंड किया था, कहा भी था मुझसे कि जब भी आप करवाएं तो ये हो कि सबसे पहले में आप एक दिशा दे दें, ताकि जब पढ़े ना तो ये एक दूसरे से टूटा ना लगे। तो दिव्या उपन्यास में हमने ऐसा किया था, लेकिन बाद के उपन्यास में नहीं किया था। फिलहाल इस उपन्यास में अब हमें पता है कि आप जैसे ही उपन्यास पढ़ेंगे, आपको उपन्यास की हर एक चीज अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे कि हाँ ये मैला उपन्यास क्या पढ़ रहे हैं,
इसके फणीश्वर नाथ रेणु जी क्या है, टोला टोलियां क्या है, कैसे पूरा गांव बटा है, गांव में कौन सी बदहाली है, कौन से डॉक्टर आते हैं, किस पे रिसर्च करने आते हैं, कौन सी समस्याओं से होता है, मेरीगंज का नाम क्यों पड़ा, ये सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर है। फिर आप उपन्यास पढ़ेंगे ना तो आपको एक एक चीज पता है, क्योंकि पता है उपन्यास में बहुत विखराव है। इन विखराव को हमको क्या करना है, एक मोली, एक जैसे ना माला की तरफ पिरोना है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम था। वो तो अच्छा हुआ कि ये जो मोतियां बिखरी हुई थी, इसको मैंने आपको पहले बता दिया। अब मुझे माला की तरह पिरोना है, तो उसको मेरी कोशिश है कि हम पिरोने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो होपफुली ये आपके लिए सेशन बहुत ही यूजफुल रहा होगा, है ना। और आज के लिए इतने पे ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।